आ जाओ भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हर्षिता गौतम एंड हर्षिता गर्ग, दो हर्षिता है, वाओ, गुड मॉर्निंग। निकिता गुड मॉर्निंग, शालिनी गुड मॉर्निंग, दिव्या, नूर गुड मॉर्निंग, दिव्यांश, प्राची गुड मॉर्निंग। प्राची आप अभी फर्स्ट टाइम आएगा क्लास में? प्राची मुझे लगा नहीं आप अभी दो दो जो हमारे डेज हुए उसमें थे आप। उज्जवल गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग, नूर बहुत अच्छा बेटा मैं, थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा सॉरी, अच्छा आपने बोले बेटा, माइक कहीं दूर रह गया क्या? अब आ रही है बेटा, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है उज्जवल? अब ठीक है ना? अच्छा, नहीं अब तो पिछला चैप्टर था ईशान, ये न्यू चैप्टर है, ये वाला देखो, वो वाला बाद में कवर करना आप, ठीक है ना? ये न्यू चैप्टर है, उसमें पुराने वाले का कोई लिंक नहीं है। न्यू चैप्टर पे आ गए हम, और नया यूनिट, नए चैप्टर है। जिन्होंने आज पहली बार भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है, जो बच्चे अभी हो सकते हैं 2 दिन से ना हो, तो उन सबके लिए बेटा ये न्यू चैप्टर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में देख सकते हो पहले वाला। निकिता मैं बहुत अच्छा हूं बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप लोग बताओ बेटा कैसे हो? ओके, गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल एक एक टॉपिक को बेटा क्लियर करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? देखो कोशिश ये रहेगी, सिलेबस बहुत सारा है, कोशिश ये है कि आप लोगों का विद इन जो हमारा ड्यूरेशन है, लिमिटेड टाइम के अंदर हम स्पीड भी करें और मैक्सिमम कवरेज भी करें, ठीक है ना? 100% कवरेज के लिए कोशिश रहेगी मेरी। और देखो क्वेश्चंस का सहारा ये भी है कि आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, प्लस जो कोई छोटी मोटी चीज अगर हमारी मिस होती है तो वो क्वेश्चंस में कवर हो जाती है ना? ये वाला यूनिट थोड़ा सा बड़ा है। स्टार्ट तो नहीं अभी नहीं कर रहे हैं तो बस। और बच्चे किसने आना है? 1 मिनट और वेट करेंगे बेटा, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल, और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा भी, खास करके जो बच्चे 12 से आ रहे हैं अभी, खैर 11th में पढ़ा होगा, लेकिन रिसेंट आपने पढ़ा हुआ है, माइक्रो का टॉपिक है। वैसे यूनिट बहुत बड़ा है लेकिन सिंपल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ा है ना, बिल्कुल ठीक। आते जाओ भी, फटाफट आते जाओ, बहुत लेट कर रहे हैं बच्चे, कई कई मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे न्यू हैं, कुछ आए नहीं है, कहाँ रह गए सारे? मर्जी है भाई शकील तुम्हारी, जो मर्जी करो। चलो जी शुरू करें फिर गेम। बेटा मेहनत आप लोगों की दिख रही है, देखो सुबह से लेकर 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक क्लासेस लेना एक अपने आप में एक टास्क है, ठीक है? एक मेहनत है जो आप लोगों की दिखती है। ओनली क्वेश्चंस मैं एक बार बात कर लूँ बेटा, मैंने आंसर की प्रोवाइड तो करी थी, शायद हो सकता है डली ना हो, मैं एक बार बात कर लूंगा, ठीक है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी। आई थिंक अब जो आएगा वो आता रहेगा इन बिटवीन, देख लेंगे, ठीक है ना? हो गए 2-3 मिनट ऊपर। अच्छा क्यूए भी था, ओहो। गुड मॉर्निंग मोहित। तो बेटा बात ये है सिंपल सी, अच्छा बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो बेटा, देखो मेहनत का रिजल्ट आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, कोई भी मेहनत करता है उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको ना मिले, ठीक है? मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ रोज, मैं कल भी मैंने बोला था कि मेरा गुड विशेष और मेरी प्रेयर आप लोगों के साथ है बेटा। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाकी कोई भी जो कमी है, कुछ भी चीज है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो यूनिट है हमारा चैप्टर 2 का यूनिट 1, डिमांड के बारे में बात हो रही है। इसमें किस बारे में? डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे लगता है शायद सबने ही ये चैप्टर पढ़ा होगा, कुछ कुछ नई नई बातें भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 11th का है, कुछ कुछ छोटा छोटा सा है नया नया, वो भी हम पॉइंट आउट करेंगे, है ना? और एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए वाले से ही क्वेश्चन आता है, मतलब जो ऑलरेडी आप लोगों ने डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो 12th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ब्रशअप है क्योंकि उन्होंने 11th में पढ़ा है, और जिन्होंने और पहले पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल आप समझ लो कि नए की तरह पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से कवरेज तो सारा ही कराऊंगा, ठीक है? तो इस रीजन से कि बहुत सारे बच्चों का ये पढ़ा हुआ चैप्टर है, तो सिर्फ इस रीजन से मेरी स्पीड थोड़ी सी आज अच्छी होने वाली है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत लगती है तो वो रोक सकता है, पूछ सकता है, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। हर एक टॉपिक के बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है ना? पर थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा कि स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि अदरवाइज ये यूनिट बहुत बड़ा है, पर है सिंपल। तो सिंपल और बड़ा होने का और पहले पढ़े होने का, हम सारी चीजों की मिलावट करके फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? ताकि बढ़िया तरीके से हो जाए। चलो बेटा
तो डिमांड से शुरू करते हैं बात। डिमांड क्या होता है, थोड़ा चैप्टर का मेरे ख्याल से वैसे तो इसमें ओवरव्यू की जरूरत नहीं है, सबको नाम से समझ आ रहा है क्या है, फिर भी मैं बता देता हूं। पहले हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, एक लेमैन की लैंग्वेज में, अगर किसी पर्सन ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल रूबरू नहीं हुआ जो इकोनॉमिक्स से, वो डिमांड वर्ड को गलत तरीके से बोलता है। समझ रहे हो, वो कहता है कि हम डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की। डिमांड करना इज व्हाट, यहां से समझेंगे छोटी सी बात। गुड मॉर्निंग जानवी। कि डिमांड का मतलब है कि जब आप एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, देखो क्या क्या अराइज होता है। पहले आपको किसी चीज की नीड या हम कह सकते हैं वांट अराइज होती है, नीड या वांट अराइज होती है ना। फिर आप उसको परचेस करने के लिए अपनी विलिंगनेस शो करते हो। फिर आप अपनी कैपेसिटी से, जो आपके पास कैपेसिटी यानी उसको कैपेबल हो या नहीं, कहने का मतलब पेइंग कैपेसिटी, जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तभी तो हम कहते हैं कि देयर इज अ डिमांड। सिंपल एग्जांपल, अगर आप कभी किसी आप अपने आसपास के स्टोर पे जाओ, वहां पर आप देखोगे, मैगी का एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, तो कभी ऐसा शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि वो मैगी लेने जाए और मैगी दुकान पे खत्म है। कभी ऐसा होता है? आपको मैगी तो हमेशा मिलती ही है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ रोहित, वो तो देखो हमारा उसूल है, वो तुम्हारा कल्चर है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है। हाँ, 1% चांस ये हो सकता है कि चैप्टर अगर पूरा ना हुआ आज तो पोस्टपोन हो सकता है, तभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस कर लूंगा अगर पूरा नहीं हुआ तो। अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि देखो सिर्फ भगाना टारगेट नहीं है, 100% कवरेज भी एक टारगेट है। तो बेटा मैगी जैसा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो हर शॉप पे जब आप जाओ मिलता ही है। कभी ऐसा होता है कि वो खत्म हो जाए, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती है छोटी मोटी कि जिनके लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है। घर वाले बोलते हैं जा ये ले क्या, अब आप उसको ढूंढते रहते हो, हर शॉप पे फोन करते रहते हो, अरे मम्मी नहीं मिल रहा, अब मैं इस शॉप पे देख लिया, उस पर देख लिया, वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो चीज रेगुलर यूज नहीं कर रहे आप, इसलिए वो शॉप से भी अवेलेबल नहीं है। तो डिमांड का कंसेप्ट समझो। डिमांड मतलब कि जब आपने ये तीनों चीजें शो करी, अब मैगी जैसे प्रोडक्ट के लिए हर कोई ये तीनों चीजें शो करता है रेगुलर बेसिस पे, तो यानी उसके सप्लायर को ये पता है कि ये प्रोडक्ट ऑलवेज अवेलेबल रहना चाहिए मार्केट में। यानी एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कब मानी जाती है, जब लोग उसको सिर्फ सोच नहीं रहे बैठ के कि काश मेरे पास ये होता, उसके लिए अपनी विलिंगनेस भी शो कर रहे हैं, उसको खरीद भी रहे हैं, तब माना जाता है कि आप उसकी डिमांड कर रहे हो। इन इकोनॉमिक सेंस जो प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से मतलब है कि जब ये सब कंबाइन हो जाएगा ना, तब माना जाएगा कि यू आर डिमांडिंग समथिंग, देन देयर इज अ डिमांड। ठीक है जी। तो अब ये प्रोडक्ट आपको हमेशा मार्केट में इसलिए मिलता है क्योंकि इसके सप्लायर को पता है कि इसका कितना स्टॉक बनाना है और कितना हमेशा अवेलेबल रखना है, क्योंकि इसके इस प्रोडक्ट को लोग रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। अब जिस प्रोडक्ट को लोग रेगुलरली कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो वो अवेलेबल भी नहीं होता मार्केट में, इसलिए हम उसकी डिमांड भी कहते हैं कि नहीं है। तो डिमांड होना किसी प्रोडक्ट की और ना होना, ये बात क्लियर होगी सबको कि कब हम कहते हैं कि ये डिमांड है और कब हम कहते हैं कि डिमांड नहीं है ना। सिंपल सी बात है। तो एक तो ये डिमांड का कंसेप्ट है। डिमांड के अंदर कुछ पहले वाली बातें, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हमारी डिमांड इफेक्ट होती है, जिससे किसका जन्म होता है। फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड का जन्म होता है क्योंकि हम सबसे पहला फैक्टर जो पढ़ते हैं वो प्राइस पढ़ते हैं, और इन रिलेशन टू प्राइस जो डिमांड का रिलेशनशिप है वो लॉ ऑफ डिमांड बताता है बहुत बेहतर तरीके से, तो लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर फैक्टर्स और कौन कौन से हैं जो प्राइस के अलावा डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें। फिर कुछ नई नई बातें भी आएंगी आपके पास के अंदर, जो नई मतलब जो पहले आपने आज तक क्लास 11 तक नहीं पढ़ी थी माइक्रो में, डिमांड वाले चैप्टर में। उसके बाद हम जंप करेंगे किस पे, इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा बेटा। जिन बच्चों ने अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा ना क्लास 11 में इलास्टिसिटी, वो आज आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इलास्टिसिटी होता क्या है, एक्चुअल में इलास्टिसिटी है क्या। और मैं एक बात हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप कंसेप्ट को रटोगे नहीं ना और समझ लोगे, मतलब उसको अपने जहन में उतार लो, खून तक उसको अपने पहुंचा दो टॉपिक को, तो आप उसको भूल नहीं सकते कभी भी, ठीक है ना। सबके लिए बेटा बेसिक, मैं बेसिक से बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ बार बार ये बात बोल रहा हूं कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ, पर मैं एक बार भी ये नहीं कोशिश होगी मेरी कि मैं स्किप कर दूं। मैं आपको सारी चीजें कवर करा के चलूंगा, क्योंकि अगर पढ़ा भी है तो उसको ब्रशअप करने की भी जरूरत है, ठीक है ना। नहीं पढ़ा तो पढ़ना ही है जीरो से। चलो जी, तो कहानी शुरू करते हैं। आई थिंक इतना ब्रीफ चैप्टर के लिए सफिशिएंट है कि चैप्टर में है क्या सबको समझ आ गया। डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, उसके वेरिएंट्स पढ़ेंगे अलग अलग, कहां कहां से डिमांड इफेक्ट होती है और क्या क्या चीजें हैं, प्लस लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम जंप करेंगे फिर इलास्टिसिटीज पे। इलास्टिसिटीज के भी टाइप्स हैं अलग अलग, आपको क्लास 11 में लिमिटेड टाइप पढ़ाए गए थे, यहाँ पे सारे तरह के टाइप्स हम कवर करेंगे इलास्टिसिटी में। डेफिनेटली डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांस है, दो से तीन क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से तो मैं कह रहा हूं बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लो मैं, इसलिए आपको ना इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डीपीपी करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास इसके डीपीपी में आएंगे, क्लास में हम कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको डीपीपीज में ज्यादा मिलेंगे। चलो जी, चैप्टर मूव करते हैं, जल्दी से देखना शुरू करते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो हमारा चैप्टर 2 का यूनिट 1 बोलता है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जी, नाउ व्हाट इज डिमांड। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, इट मींस द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय।
विलिंग भी है और एबल भी। और विलिंगनेस से पहले क्या अराइज होगा, उसकी नीड या डिजायर अराइज होगी, उसकी मतलब आपको कि वो चीज चाहिए, उसकी इच्छा पहले मन में आएगी कि मुझे ये चाहिए। अगर मैं घर बैठे बैठे सोचूं कि यार मेरे पास काश मेरे पास मेरा प्राइवेट जेट होता, मैं उससे आता रोज आपकी क्लास लेने, तो क्या मैं डिमांड कर रहा हूं? मैं नहीं ले सकता प्राइवेट जेट, तो मैं उसकी डिमांड तो नहीं कर रहा। तो सिर्फ बैठ के सोचना, सपने देखना इज नॉट डिमांड। डिमांड एक्चुअल में जब आप उसको पे करते हैं, ले लेते हैं, तब माना जाता है कि यू आर डिमांडिंग दैट थिंग इन इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, लेमैन की लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो डिमांड को, कि डिमांड कर रहा है कोई चीज की, समझ लो लेमैन की लैंग्वेज में बहुत अलग मतलब है। लेकिन इकोनॉमिक्स की सेंस में जब आप एक्चुअल में परचेस करते हो, तब माना जाता है कि देयर इज अ डिमांड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। तो डिजायर टू बाय, डिजायर का मतलब वही हो गया नीड या वांट, जो मैंने आपको बताया अभी, नीड या वांट स्लैश। ठीक है जी। एबिलिटी टू पे यानी कैपेसिटी वाली मैंने बात करी थी आपसे। विलिंगनेस टू स्पेंड, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं कराएगा आपसे। विलिंगनेस आपकी इच्छा होनी चाहिए। आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो, तो पहले आप सर्च करते हो प्रोडक्ट को, कार्ट में डालते हो, फिर पे करते हो, तो आप वो तीनों स्टेप पूरे कर रहे हो। पहले आपको जरूरत पड़ी, आपने शॉप, आपने वो पोर्टल खोला, ऐप खोली, वॉटेवर है ना, फिर आपने सर्च करा, विलिंगनेस शो करी इसको खरीदने के लिए, फिर आपने फाइनली उस पर पे कर दिया। तो ये तीनों चीजें मिली, तब माना जा रहा है कि आपने डिमांड करी है। डिमांड इज ऑलवेज स्टेटेड एट स्पेसिफिक प्राइस। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिस्कस करते हैं उसको। और ये एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि दो चीजें होती है, एक होता है स्टॉक, पढ़ा होगा आप लोगों ने मैक्रो में लास्ट ईयर, अभी रिसेंटली जिन बच्चों ने 12 के पेपर दिए। एक स्टॉक होता है, एक फ्लो होता है। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। किस पे मेजर करते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम पे। और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो डिमांड है वो हम हमेशा किस में स्टडी करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, स्पेसिफिक प्राइस जरूर होता है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड हम देखते हैं, है ना, कि ड्यूरिंग द पीरियड कितनी डिमांड है। तो इट इज अ फ्लो दैट इज पर डे पर वीक, नॉट वन टाइम इवेंट नहीं है ये। क्वेश्चन बन जाता है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, एमसीक्यू पेपर है, हर एक वर्ड हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पर डे पर वीक से भी, मतलब पर डे पर वीक के बेसिस पर डिमांड कैलकुलेट होती है, कोई पर्टिकुलर वन टाइम इवेंट नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आई थिंक फर्स्ट स्लाइड क्लियर है। किसी को भी डाउट है वो पूछ सकता है बिंदास। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल बात डिस्कस करी वैसे भी हमने। कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे डिमांड अफेक्ट होती है भैया? सबसे पहला तो आता है प्राइस। थोड़ा स्पेसिंग एरर हो गया यहाँ पे, आप लोग समझ जाएंगे, ये थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी कमोडिटी का प्राइस, जिसकी वजह से किसका जन्म होगा? लॉ ऑफ डिमांड का, कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है ना। पर क्या ऐसा हमेशा होता है? चलो लॉ ऑफ डिमांड बात करेंगे वाली, अभी समझते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, समझे इसको? चलो पहले इसी को समझ लेते हैं, आगे पहले कवर हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है ना। मैं तो टॉपिक ही कवर करना है। तो बेटा क्या बताया मैंने, देखो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, पर क्यों हो रही है? यहां पर क्वेश्चन आता है क्यों। ये एक टॉपिक है जो आगे आके डिटेल में आने वाला है। अभी समझो, जब आप किसी प्रोडक्ट की का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसे समझो कि आपके पास है 100 रुपीज, समझना मेरी बात को, आपके पास कितने 100 रुपीज है। इस कॉमोडिटी का प्राइस है 10 पहले, अब ये 10 से बढ़ के हो गया, इसका प्राइस चेंज हो गया सपोज 20, और आपके पास कितने 100 रुपीज है। ठीक है, समझना ध्यान कर, आपके पास जो 100 रुपीज है, पहले जब आप इसको 10 रुपए इसके ऊपर खर्च करते थे, मैं मानता हूं आप एक ही यूनिट ले रहे हो, जब आप 10 रुपए खर्च करके एक यूनिट लेते थे, तो आपके पास 90 रुपीज बचते थे आफ्टर स्पेंडिंग। लेकिन जो ये वाली सिचुएशन है, इसमें अब जब आप स्पेंड करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे? अब आपके पास बचेंगे 80 रुपीज, सेकंड सिचुएशन के हिसाब से। तो अब आप इसको कंपेयर करते हो, जब आप कोई चीज लेने जा रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको परचेस करने के बाद आपके पास जो पैसे बचेंगे वो 90 रुपीज होंगे, वो आप सोच के गए थे। लेकिन जब आप वहां पहुंचे, आपको पता लगा कि यार अब तो मेरे पास 80 बचेंगे, क्योंकि उस चीज का प्राइस बढ़ गया, है ना। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या सोचता है कि मैं तो अपने 90 ही बचाऊंगा, मैं क्वांटिटी कम ले लूंगा पर मैं बचाऊंगा 90। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि शॉप पर आप लेने गए हो कोई चीज 2 किलो, सब्जी वाले, अगर कभी आपने देखा, सब्जी वालों के साथ हम करते हैं ऐसा रेगुलरली, इंडियंस की मेंटेलिटी क्या रहती है कि हम कहते हैं अगर 20 रुपए किलो होगी तो ठीक है, ठीक है, बल सॉरी 10 रुपए किलो होगी तो ठीक है, नहीं तो हम आधी किलो ले लेंगे, पर लेंगे 10 की। दिस इज द पॉइंट, कि आप 10 रुपए की चीज लेने गए हो, ये सोच के ना कि 100 में से 10 खर्च होंगे, 90 बच जाएंगे, पर वो चीज ही 20 की निकली, तो आप क्या कहोगे? भैया क्वांटिटी कम दे दो, मैं तो लूंगा 10 की। तो आपने क्या करा? प्राइस बढ़ने पर डिमांड को कम कर दिया। तो क्यों करा? दिस इज कॉल्ड योर इनकम इफेक्ट, क्योंकि जो उसको स्पेंड करने के बाद आपकी इनकम बचती है वो कम है, वो कम हो रही है। तो आप चाहते हो आपकी जो इनकम बचती है ना आफ्टर स्पेंडिंग, वो सेम रहे। तो अगर आफ्टर स्पेंडिंग जो इनकम है उसको आप सेम रखना चाहते हो, तो आप उसको प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम परचेस करोगे, और तभी ऐसा पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनकम इफेक्ट, और इसलिए प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इसलिए लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है ना। और अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, ये भी समझ लो। हालांकि जो मैं अभी टॉपिक अभी हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी मैंने कहा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए, आगे से कनेक्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब कोई चीज 10 की है,
ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट गुड लेते हैं, जैसे टी और कॉफी ले लेते हैं, सबसे सिंपल। टी भी 10 की है, कॉफी भी 10 की है, ध्यान से सुनना। अब टी का प्राइस जो था वो 10 से बढ़ के हो गया, न्यू प्राइस जो आया इसका, इसको पी ले लेते हैं, इसको पी वन ले लेते हैं, जो नया प्राइस था वो हो गया 15। अब आप टी की डिमांड कम कर दोगे, लेकिन क्यों कर दोगे? रीजन, क्योंकि अब हम इसको कंपेयर करने लग जाएंगे इसके सब्स्टिट्यूट गुड से, और हमें इन कंपैरिजन टू टी कॉफी ज्यादा चीपर नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम टी टू कॉफी, कंज्यूमर टी से कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। कंज्यूमर टी से कॉफी पे अब शिफ्ट होने का मतलब ही क्या है? हम ये मान रहे हैं कि एक टाइम पे कंज्यूमर एक ही पी रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप कॉफी और टी दोनों ले लोगे, राइट। तो आप शिफ्ट कर लोगे अपनी डिमांड को, तो शिफ्ट करने का मतलब ही क्या है कि यहां से डिमांड कम हो जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, तो इसलिए प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के रीजन है ये, कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम क्यों होती है। ये मैंने आपसे दो बातें करी हैं अभी, एक इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, इसमें प्राइस बढ़ने का रीजन भी ले लो, वो इनकम वाले में बता दूंगा। चलो, जैसे यहां पे प्राइस 10 से हो गया 8 रुपए, तो अब आपको कॉफी जो है वो कॉस्टली लगने लग जाएगी, तो कॉफी से उठ के लोग यहां आ जाएंगे, तो यहां पर डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। समझ गए? इसलिए प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम में भी अगर हम बात करें, अगर इसका प्राइस 10 से कम हो जाए, 10 से 8 हो जाए, तो आप क्वांटिटी ज्यादा ले लोगे ना। आप 8 रुपए की, आप 10 की सोच के गए थे, पर वो तो 8 की निकली, आपको कहे भैया पूरी 10 की कर दो। आप राउंड ऑफ में कभी ऐसा करते हो? आप शॉप पे कोई चीज लेने जाते हो, आप क्या कहते हो कि भैया इसको राउंड ऑफ में मतलब ले लो, जैसे 8 को कहेगा भैया 8 की, आपको चलो 10 की कर दो, तो आप क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर लेते हो, क्योंकि ऑल यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर रिमेनिंग इनकम, जिसको हम रियल इनकम भी बोलते हैं, जो इनकम आपके पास आफ्टर स्पेंडिंग बचती है, तो वो तो अभी भी सेम है। तो आप क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर लोगे, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, इसलिए आप ज्यादा परचेस कर पाओगे उसी इनकम में, उसी आफ्टर रिमेनिंग इनकम में भी। तो इसलिए इन दोनों इफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बताता हूं इतना भी, दोनों बता रहा हूं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहां से आ गए? तो कॉम्प्लीमेंट्री बताया नहीं मैंने, सब्स्टिट्यूट की बात चल रही है। ठीक है, दो बातें क्या करी फिर से शॉर्ट में, दो बातें करी हमने कि लॉ ऑफ डिमांड में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो क्यों होता है। तो एक तो हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट, दूसरा हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए, प्राइस 10 से हो गया 15, ठीक है, तो आपके पास, मैंने कहा कि 100 रुपीज है, इस पे स्पेंड करने के बाद आपके पास बचते हैं 90 रुपीज। लेकिन अब अगर उसका प्राइस 15 की जगह राउंड ऑफ में बात करते हैं 20 करते हैं इसको, है ना, थोड़ा बढ़िया से समझ आएगा, 20 हो जाए, तो अभी आपके पास बचते हैं 90 रुपीज, क्योंकि 10 रुपए का आप एक यूनिट खरीद लेते हो। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया, पैसे आपके पास उतना ही है, तो आप जब 20 रुपए स्पेंड करोगे इसके ऊपर, तो आपके पास 80 रुपीज बचेंगे। तो आपको ये कंपैरिजन दिख जाता है माइंड में, जैसी कोई चीज महंगी होती है ना, आपके पास ये कंपैरिजन आ जाता है कि आप तो पहले मेरे पास 90 बच रहे थे, अब मेरे पास 80 बचेंगे, मैं चाहता हूं मेरे पास 90 ही बचे, मैं चाहता हूं मेरे पास 90 ही बचे, तो मैं इसकी क्वांटिटी कम परचेज करूंगा, तभी 90 बचेंगे, क्योंकि वो तो वैसे तो 20 की होगी वो चीज, राइट। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट, राइट। सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं अलीना, सब्स्टिट्यूशन में हमने बात करी कि अगर आप, जैसे मैंने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया, कि अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक का प्राइस बढ़ने पर हमने एज पर दी लॉ ऑफ डिमांड, या जो हमने भी डिटरमिनेंट पढ़ा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, वो क्यों होती है, कि टी का प्राइस बढ़ गया तो हम इसकी डिमांड कम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे माइंड में कंपैरिजन आता है दो गुड्स का। पहले हम बात कर रहे थे रिमेनिंग इनकम की, अब हम बात कर रहे हैं दो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो जब भी आप ऐसे सोचो ना, आप घर में गेस्ट आए हैं, आपको उन्होंने बोला कि कोक ले आओ जाके, अब कोक और थम्स अप है, टेस्ट सेम ही, आपको क्या पता, ग्लास में डाल के दो, क्या पता लगेगा कि इसको कोक पी रहा है कि थम्स अप पी रहा है। आप शॉप पर गए, मेरे को पता नहीं कितने की आती है वैसे उसकी बड़ी बोतल, जितने की भी आती है, मान लो एक 80 की है और एक कितने की है, 75 की है, तो आप 75 वाली ले लोगे, वो कहेगा भैया थम्स अप जो है वो 80 की है, पता नहीं शायद बहुत पहले प्राइस हुए थे, अब तो शायद चेंज हो गया होगा, और भैया कोक का प्राइस इतना है, तो आप क्या कहोगे, ये दे दो, क्योंकि आपको इसके कंपैरिजन में थम्स अप कॉस्टली लग रही है, इसके कंपैरिजन में, समझ गए मेरी बात, तो इसके कंपैरिजन में लग रही है। अब हुआ क्या था, लेने तो गए थे आप थम्स अप, पर आपने नहीं ली, यानी आपने थम्स अप की डिमांड नहीं करी, कम कर दी, जबकि आपने किसकी डिमांड बढ़ा दी, कोक की बढ़ा दी। तो क्या हुआ रीजन, कि दो गुड्स के कंपैरिजन करने की वजह से हम अपनी डिमांड में चेंजेस दिखाते हैं, इसी वजह से देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अलीना क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? मतलब प्राइस बढ़ने या कम होने की वजह से या तो दो बातें, या तो हम अपनी रिमेनिंग इनकम को कंपेयर करते हैं आपस में, प्राइस बिफोर प्राइस चेंज और आफ्टर प्राइस चेंज को, या फिर हम किसको कंपेयर करते हैं, दोनों गुड्स के प्राइसेस को जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और दोनों में से कौन सा जो भी कॉस्टली होता है हम उसको छोड़ देते हैं, जो चीपर होता है उसकी तरफ हमारी डिमांड इंक्लाइंड हो जाती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। मैंने कहा ना, थम्स अप और कोक, कोई भी लोग क्या फर्क पड़ता है, ऐसी टी और कॉफी हम एग्जांपल लेते हैं कि सेम सब्स्टिट्यूट है।
ठीक है, शाबाश, चलो बहुत बेसिक सी बात थी, पर चलो अच्छी बात है, आपने क्लियर करा लिया। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आगे भी काम आएगा भी आपको, रिलेटेड प्राइस का गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सब्सिट्यूट तो अभी हमने डिस्कस करा है, सब्सिट्यूट का अभी हमने डिस्कस करा है कि एक का प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड में क्या इफेक्ट जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो गुड जिनको एक साथ यूज करा जाता है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अगर कार का प्राइस बढ़ जाए तो लोग पेट्रोल की डिमांड क्या करेंगे? पेट्रोल की डिमांड कम करेंगे। जब कार्स महंगी हो जाएंगी तो लोग कार्स कम परचेस करेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। आपको ये मत कहना कि सर हम तो ईवी चलाते हैं, मैं यहां पर इन जनरल बात कर रहा हूं फ्यूल की। फ्यूल को आप पेट्रोल समझो, कोई भी फ्यूल जो लगता है, चाहे ईवी समझ लो, ठीक है ना। तो अगर एक का प्राइस गिरेगा तो दूसरे की डिमांड राइज होगी। तो सिंपल क्या याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में। ये बढ़ेगा तो कम होगा, मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में जैसे हमने बात करी टी और कॉफी की, अगर टी का प्राइस बढ़ जाए तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? टी का प्राइस बढ़ जाए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग टी से उठ के कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। टी की डिमांड तो कम हो जाएगी लेकिन कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में, प्राइस ऑफ वन गुड विद द डिमांड ऑफ अनदर गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड। डाउट पूछो। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, इसमें कोई डाउट है बच्चों? सिंपल बात में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट है पूछो फटाफट, जल्दी पूछो, लेकिन डाउट डाउट के लिए सोचो मत, डाउट है तो पूछ लो, पूछ के खत्म करो। क्लियर है? शाबाश। तो क्या फैक्टर पड़े हमने? एक तो जो प्राइस उसी कमोडिटी का, एक उसके कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट यानी रिलेटेड गुड्स का प्राइस, तीसरा इनकम। ऑब्वियसली जितनी इनकम ज्यादा होगी आप ज्यादा डिमांड करोगे, इनकम कम होगी तो कम डिमांड करोगे। वेरी गुड बच्चों, कम इनकम होगी तो कम डिमांड करोगे। नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नॉर्मल गुड्स मतलब जो इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें लो क्वालिटी या जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं, वो नहीं है। नॉर्मली गुड्स जो हम परचेस करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जैसे आप मान लो कपड़ों की शॉपिंग करने गए, आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप ज्यादा कपड़े खरीदोगे, कम है तो कम खरीदोगे शॉपिंग, जितने पैसे होंगे उतनी शॉपिंग करोगे, सिंपल। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? लो क्वालिटी या लो स्टैंडर्ड गुड्स को हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, ठीक है। इनका अगर प्राइस कम हो जाता है तो हमारी नजरों में इनकी औकात और गिर जाती है। हम कहते हैं हट, इतना सस्ता बेकार ही होगा। तो जब किसी गुड का प्राइस गिर जाता है तो वो हमारी नजर में अगर बेकार हो जाए और कि वो इंफीरियर गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स में आ जाता है, जैसे बाजरा वगैरह, इन सब चीजों को इंफीरियर गुड्स की क्वालिटी में उसमें डाला जाता है। बेसिक स्टेपल्स हो गए जैसे, तो इनको डाला जाता है उसमें, क्या बोलते हैं, हमारे इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी। तो यहां पर ऑपोजिट रिलेशन होता है इनकम के साथ, मतलब डिमांड अफेक्ट हो रही है, बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं। तो डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द इनकम राइजेस, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इनकम से प्राइस तो अलग चीज थी। इनकम जब आपकी ज्यादा बढ़ती है तो आप इनको छोड़ देते हो, आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओगे कि घटाओगे? जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप हाई क्वालिटी गुड्स, हाई स्टैंडर्ड गुड्स की तरफ मूव करोगे, है ना। मैंने प्राइस से बताया था, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं इनकम की। तो इनकम से भी क्या होता है? ऑपोजिट रिलेशन। आप इनकी डिमांड कम करोगे, जब पैसे कम है तो आप क्या कहोगे? यार चल छोड़ के ही दे दे, लो क्वालिटी वाली कोई चीज खरीद लोगे क्योंकि इनकम कम है। लेकिन इनकम ज्यादा होगी तो आप क्या कहोगे? हट, भगा दोगे उसको, पीछे करोगे, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि लो क्वालिटी गुड है ना। तो क्या समझ आया? इंफीरियर गुड्स में अगर हम बात करें, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इंफीरियर गुड्स के केस में ऑपोजिट होता है, लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम में और डिमांड में। तीसरा आता है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स का क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। आपकी इनकम जब ज्यादा होगी तो आप लग्जरी गुड्स ज्यादा खरीदोगे, कम थोड़ी खरीदोगे। जितनी ज्यादा आपकी इनकम जाती जाएगी, आप लग्जरी गुड्स की डिमांड और ज्यादा करते रहोगे, राइट, ठीक है। चलो, अब उसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कोई चीज आपके टेस्ट या प्रेफरेंस की है तो आप उसको डिमांड करोगे ही करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम और प्राइस। आपको लेना है तो आप ले ही लोगे, अरेंज करके ले लोगे, कैसे भी ले लोगे। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी और थोड़ी सी न्यू बातें आएंगी जो आप लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ी थी। थोड़ी सी न्यू बातें आएंगी और क्वेश्चन डेफिनेटली बढ़ने के चांस है उसमें से। समझते हैं। पहला देखो, एक तो आपका जो कोई भी चीज जो अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस बाय फैशन, ट्रेंड, एडवर्टीजमेंट एंड सोशल इफेक्ट्स। अब जो सोशल इफेक्ट है, ये यहां से फर्स्ट पॉइंट शुरू है, दिस इज फर्स्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, जिसका मतलब है फोमो। फोमो समझते हो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगता है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, सब ले रहे हैं तो हमें भी लेना पड़ेगा, दोस्त ने आईफोन लिया तो मुझे भी लेना पड़ेगा, सब आईफोन लेके घूमते हैं, पापा आप आईफोन दिला दो, मम्मी आईफोन दिला दो, सब दोस्तों के पास आईफोन है। तो ये क्या है? ये बैंड वैगन इफेक्ट है, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए डिमांड कर रहे हो क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, बाकी सबके पास सेम चीज है, इसलिए आप चाहते हो आपके पास भी हो, है ना। जो आपके पास चीज है वो आप चाहते हो, जो सबके पास है वो आप चाहते हो आपके पास भी हो, क्योंकि आपको एक फोमो है। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, जो सोसाइटी में सबके पास है वो मुझे भी करना पड़ेगा, जो सब कर रहे हैं वो मुझे भी करना पड़ेगा। तो ये एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस इस वजह से भी डेवलप होता है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इस वजह से भी डेवलप होता है। बैंड वैगन इफेक्ट में डाउट पूछो एक बारी फटाफट।
रिलेशन किसमें कह रहे हो नूर बेटा? इसमें बैंड वैगन में कह रहे हो क्या नूर, ये पहले वाले में कह रहे हो? नूर डाउट एक बार मैं आपको समझा नहीं, आपका डाउट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है, मैं आ रहा हूं इस पे, तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी। जो पढ़ाया नहीं उसका डाउट मत पूछो ना, जो पढ़ा चुका हूं उसका डाउट पूछो। जो पढ़ाया नहीं वो तो अभी डाउट कहां से होगा, तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, बैंड वैगन का मतलब है बेसिकली, देखो एवरी वन इज बाइंग इट सो वी विल ऑल्सो बाय, ये मतलब है सिंपल। क्योंकि सब खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना पड़ेगा। एक सोशल प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको। इसके लिए टर्म क्या यूज कर सकते हैं? सोशल प्रेशर। सोसाइटी का प्रेशर है आपके ऊपर, होता है ना, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरे ऊपर भी होता है, सबके ऊपर होता है कि भैया यार ये चीज सब कर रहे हैं या ये सब कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए, मेरे को भी कर लेना चाहिए क्योंकि सब कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज एवरी वन इज डूइंग इट दैट इज वाई यू आर ऑल्सो डूइंग इट, ये मतलब है। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। एक मिनट, कहां गया यार ये माउस ना, चल गया, चल गया। हाँ नूर क्या कर रहे हो बेटा? इनकम, इसमें इनकम में मैंने आपको बताया था नॉर्मल गुड से डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंफीरियर गुड से इनवर्स रिलेशन होता है, और लग्जरी में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाओगे, इंफीरियर में आप इनकम से आपकी डिमांड कम होगी, और लग्जरी गुड्स में भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरी गुड्स ज्यादा खरीदोगे। सिंपल। नूर क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं स्नॉब इफेक्ट पे। हाँ भाई, जो जो लड़कियां हैं क्लास में, कभी आप लोगों के साथ हुआ ऐसा, पार्टी में गए हैं बढ़िया तैयार होकर, रेडी वेडी होके, वहां आपने जाकर देखा आपके जैसे सेम कोई ड्रेस पहन के आया है, कैसा लगता है आप लोगों को? आपको क्या लगता है, आप दोबारा कभी फिर आपको उस ड्रेस से नफरत हो जाती है कि नहीं? अभी तक नहीं, बहुत प्रेशर है। होता है ऐसा कि नहीं होता? सेम ड्रेस में दिख जाए लड़कियों को, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है यार, ये तुमने गलत, ये तो हमारे जैसा कोई बन के आ गया, है ना? तो आप क्या करते हो, अब हम उस चीज को नहीं करेंगे। मतलब बैंड वैगन का उल्टा समझ लो कि अब आप क्या करोगे कि मैं ये चीज, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो ये उल्टा इफेक्ट होता है यहां पर। ठीक है, अवॉइड वॉट एवरी वन इज बाइंग, क्योंकि आप कुछ अलग दिखना चाहते हो। यहां पर डिमांड क्यों होती है? क्योंकि अब आप ये सोचते हो, कई बार कोई चीजें परचेस करते समय आप ये सोचते हो यार ये तो सभी ले रहे हैं, मैं ये लेती हूं या मैं ये लेता हूं, दोनों के ऊपर अप्लाई होती है बात। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया खाली ड्रेस वाला, ठीक है ना, कि आप ये करते हो ना कि यार ये तो सबके पास ही है, मैं भी अगर सेम ही कर लूं तो मैं अलग कैसे दिखूंगा। यू वांट टू शाइन, यू वांट टू बी द हाईलाइट इन द रूम, स्पॉटलाइट में आना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे कि अलग करने की कोशिश करते हैं। तो अलग करने की वजह से हम बैंड वैगन इफेक्ट का उल्टा करते हैं कि हम वो चीज लेते हैं जो सबके पास नहीं है, हम वो लेने की कोशिश करते हैं। लड़कों को तो मजा आता है, लगता है अरे भाई सेम, मजा आ गया, लड़के तो खुश हो जाते हैं। ऑफेंड मत होना प्लीज, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, याद रखने के पर्पज से। हाई, और उसके बाद आते हैं वेबलिन इफेक्ट के ऊपर। वेबलिन इफेक्ट का मतलब है हायर प्राइस तो हायर डिमांड। मतलब कुछ चीजों को हम ये मानते हैं स्टेटस सिंबल की तरह लेते हैं, तो उनकी डिमांड जो है, जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना हम उसको मानते हैं कि और ज्यादा वो प्रीशियस चीज मानी जाती है और ज्यादा डिमांड होती है उसकी। ठीक है ना? उसको हम क्या मानते हैं? जब प्राइस ज्यादा होगा तो हम ये मानते हैं कि उसकी डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि कुछ चीजों को लोग एज अ प्रीशियस, एज अ स्टेटस सिंबल की तरह लेते हैं। तो जब वो चीज महंगी होती है तो लोग उसकी डिमांड और बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते, उल्टा और बढ़ा देते हैं, है ना? फिर आता है बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब देखो बैंड वैगन इफेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को आपकी बुक में सेम डाला हुआ है कॉलम में। अगर आपको बुक देखनी है, मैं अगर बुक दिखाऊं, बुक में अगर आप जाओगे, आपके सामने बुक होगी, तो इस बुक में आप देखेंगे तो डिमांड कहां दिया हुआ है, टॉपिक पहले होगा ना, हाँ ये देखो, देखो डिमॉन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन इफेक्ट आपको स्लैश डाल के लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस नॉब इफेक्ट के साथ दिखाया हुआ है। ठीक है, और वेबलिन वाला आपको, ये स्नॉब वाला जो वेबलिन है बेसिकली, लेकिन एक हल्का सा डिमॉन्स्ट्रेशन में और बैंड वैगन में डिफरेंस होता है। लेकिन फिर से मैं आपको कहूंगा, आपको मॉड्यूल पे स्टिक रहना है। अगर आप इसको रिसर्च करने बैठोगे तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन इफेक्ट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। बेसिक मतलब तो वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। बट फिर से मैंने जो आपको बात बोली, आपको अपने मॉड्यूल पे स्टिक रहना है। मॉड्यूल में इन दोनों को एक के ही अंदर कंसिडर किया गया तो आप भी एक ही मानेंगे। मतलब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि सोशल प्रेशर से रिलेटेड है, कि सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको बैंड वैगन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन एक ही मान सकते हैं, क्योंकि आपके मॉड्यूल में इस तरीके से दिया। ठीक है बच्चों, बात समझ आई मेरी? पर मैंने यहां पर अलग लिखा, देखो, कॉपिंग द अदर परचेज, शोकेस इफेक्ट। मतलब इसके अंदर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, जो थ्रेड लाइन डिफरेंस है ना बता देता हूं, पर फिर से आपके मॉड्यूल के हिसाब से डिफरेंस इतना नहीं है, वहां पे सेम माना गया है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में हम शोकेस इफेक्ट के हिसाब से चलते हैं, हम सिर्फ कॉपी करते हैं दूसरों को, हमें फोमो नहीं होता उसके अंदर, हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं। मतलब कि हम परचेज करते समय अपना दिमाग नहीं लगाते, हम परचेजिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ये ले लो, दे दो, मतलब हम, हमें कोई फोमो नहीं है उसके अंदर। मेन वर्ड इज फोमो। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट।
बैंड वैगन इफेक्ट में आपको डर होता है, आप प्रेशर में होते हो आप एक, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, लेकिन दोनों का जनरल मीनिंग क्या है कि जो सब कर रहे हैं वो आप करते हो, इसलिए दोनों को आपके मॉड्यूल में सेम माना गया। ठीक है ना। टू बी फैशनेबल, टू बी फैशनेबल आप इसमें मान सकते हो अपने, इसमें अवॉइड बस उसमें स्नॉब में मान सकते हो कि आप अपने आप को फैशनेबल ज्यादा दिखाना चाहते हो, जो सब कर रहे हैं आप उससे हटके करोगे। राइट जनकार, बिल्कुल ठीक, शाबाश। ठीक है, थर्ड पॉइंट में डाउट है, कौन सा वाला, 1 2 3, वेबलिन में डाउट है राजेश, या कौन से वाले में, ज्यादा जल्दी बताओ। थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो, पर थर्ड पॉइंट आप लोग वेबलिन कह रहे हो ना, एक बार ये मेरे को बता दो, वेबलिन पूछ रहे हो कि कौन सा पूछ रहे हो, चलो पहले सफाई कर देते हैं थोड़ी। बताओ भाई, कौन सा वाला कह रहे हो। 3 और 4 मतलब स्नॉब और वेबलिन, नहीं वेबलिन और डिमॉन्स्ट्रेशन, ये नए पॉइंट्स हैं, मैं मत समझता हूं आप लोगों ने, बच्चों ने सबने पहली बार पढ़ा होगा। वेबलिन बता देता हूं दोबारा, ठीक है। बैंडवैगन में क्यों लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा, अभी बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे फटाफट, ये मुझे लगता नहीं आज यूनिट कंप्लीट हो पाएगा, आपके डाउट्स आएंगे तो चलो कोई नहीं। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका सबसे पहले इफेक्ट होता है बैंडवैगन इफेक्ट से, सारे सुन लो ध्यान से, सब रिपीट कर रहा हूं। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब कि हमें एक डर होता है कि जो चीज सब ले रहे हैं वो मेरे पास भी होनी चाहिए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। एक माइंड में डर होता है कि मैं सबसे पीछे ना रह जाऊं, कि दोस्त मेरे आईफोन लेके घूम रहे हैं और मैं उनके सामने एंड्रॉइड निकालूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबकी होती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम पीछे ना रह जाएं, तो दिस इज कॉल्ड बैंडवैगन इफेक्ट। तो इससे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट होता है, आप इसलिए लेते हो उस चीज को, इससे आपकी डिमांड इफेक्ट होती है। दूसरा, स्नॉब इफेक्ट में आप उल्टा करते हो, आप सबसे अलग होने की कोशिश करते हो। कोई चीज आप ऐसी लेते हो, जैसे आप कोई बैग लेने जाते हो, है ना, कोई जैसे कोई भी आप ऐसी चीज लेने जाते हो, फोन के कवर की बात करते हैं, फोन कवर में आप ये वाला यूज करते हो, आप हमेशा क्या सोचते हो, यार अलग हो कुछ, कि मेरा फोन कवर जब मैं हाथ में उठाऊं ना तो सबसे अलग दिखे। होता कि नहीं होता, बहुत सारे ऐसी, जब जिस चीज में वैरायटीज ज्यादा होंगे, आप उसमें हमेशा आपका माइंड क्या काम करेगा कि मैं ऐसा लूंगा जो सबसे अलग दिखे, अलग से दिखे मेरा प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है। राइट, तो दिस इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट, विच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बैंडवैगन, कि आप वो करते हो जो सब नहीं कर रहे, सॉरी सब जो कर रहे हैं वो आप नहीं करते, ऐसा समझो कि अवॉइड व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग। इसमें कोई फोमो नहीं होता, इसमें क्या होता है, एक मेंटेलिटी क्या होती है कि हम सबसे अलग करें, जो सब कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। फिर आता है वेबलिन। वेबलिन में होता है कि जितना प्राइस ज्यादा होगा उतनी डिमांड ज्यादा होगी, यानी वेबलिन इफेक्ट में आपकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो किस बेसिस पे डिपेंड करती है कि कौन सी चीज कितनी महंगी है। तो महंगी है तो अच्छी है। कई लोगों को एक थॉट है ना कि जब आप कोई चीज लेने जाते हो तो हम सिर्फ प्राइस के हिसाब से जज कर लेते हैं कि महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो बेकार है। तो ये वाली जो सोच होती है दैट इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट, कि महंगा मतलब अच्छा, सस्ता मतलब खराब। बेटा अब यहां पर उस फैक्टर को तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम मान रहे हैं कि भरपूर पैसे आपके पास जनकार, वो तो इकोनॉमिक्स अजम्पशन बेस्ड है, इतना तो आप समझ सकते हो। नाउ फिर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वैसे मैंने आपको बोला आपकी बुक में बैंड वैगन और डिमॉन्स्ट्रेशन सेम है। निकिता आपने पूछा दोनों को सेम क्यों है। ईशान वेबलिन क्लियर हो गया, पहले बताओ। आर्यन वेबलिन क्लियर हो गया, जिन जिन्होंने वेबलिन पूछा था। वेबलिन का मतलब महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो बेकार है। जिन बच्चों ने मेरे से भी ये ऊपर वाले पूछे थे, यहां तक क्लियर है। डिमॉन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपके मॉड्यूल में मर्ज है दोनों, याद रखना। बैंड वैगन में हमने पढ़ा एक फोमो, कि हमें डर होता है कि दूसरे ले रहे हैं कि हम पीछे ना रह जाए। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन में आप सिर्फ कॉपी करते हो, आपको कोई डर नहीं है। आपको चीज लेने गए, आपने देखा कि यार सब लोग किसी आप होता नहीं कि कई जगह पे आपने देखा कि 4-5 शॉप्स होती है सेम चीज की, पर सारी भीड़ एक ही शॉप पे होती है। अब उस भीड़ को देख के दूसरी भीड़ भी उसी शॉप पे जा रही होती है, जो खाली खड़े लोग वहां नहीं जाते। कोई डर थोड़ी है उसमें, लेकिन बस हम कॉपी करते हैं। तो सिर्फ कॉपी करने को हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब हमें डर होता है कि सब जो ले रहे हैं मेरे को भी वही करना चाहिए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो दिस इज बैंड वैगन। पर फिर से बता रहा हूं, आपकी बुक में जो जनरल मीनिंग बताया गया वो ये है कि जो आप कर रहे हो वो दूसरे जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, उसका मतलब बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों को इंक्लूड कर दिया। क्लियर है भाई, अच्छे से। निकिता क्लियर हो गया आपको मॉड्यूल में क्यों मर्ज किया और क्यों नहीं किया, और मैंने क्या बताया आपको, दोनों बातें क्लियर हो गई निकिता। ठीक है कि नहीं। तो ये हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ये डेफिनेटली बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा पढ़ भी रखा है डिमांड, उनके लिए नए टॉपिक्स थे ये। सर टू बी फैशनेबल स्नॉब में आएगा, हाँ टू बी फैशनेबल, क्योंकि आप क्या चाहते हो, सबसे अलग फैशनेबल दिखना चाहते हो आप, कि आप चाहते हो कि मैं सबसे अलग दिखूं, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करूंगी, मैं उसका अलग करूंगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं, चलो। तो नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर को क्या एक्सपेक्ट होता है, ठीक है निकिता, कि फ्यूचर में उसका प्राइस या इनकम अगर बढ़ने वाली है तो करंट डिमांड वो बढ़ा देता है। फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है,
तो वो क्या प्राइस बढ़ने का वेट करेगा, आज ही डिमांड बढ़ा दे। मतलब कई बार कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशंस होती है, अभी जैसे रिसेंटली पेट्रोल और गैस सिलेंडर्स को लेके हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आपने कई स्टेट्स में न्यूज सुनी होगी, किसी यहाँ पे हुआ भी होगा कि लोग भाग भाग के अपने टैंकीज जो है फुल कराने के लिए पहुंच गए, सारे व्हीकल्स में अपने घर के सब में टैंकीज फुल कराने बैठ गए। तो ऐसा डर, हमें लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो हम उसकी डिमांड आज ही बढ़ा देते हैं, है ना। और अगर एक्सपेक्टेड है कि गिरेगा तो हम डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं, पता है सस्ता होने वाला है तो सस्ता होने का वेट कर लेंगे, जरूरी है महंगा लेना। हाँ लीना, डिमोन्स्ट्रेशन, बेटा डिमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन सेम ही है, सिर्फ बैंड वैगन में हमें डर होता है कि हम पीछे ना रह जाए, और डिमोन्स्ट्रेशन में हम जस्ट कॉपी करते हैं कि जो दूसरे कर रहे हैं वही हम कर लेते हैं, कोई डर नहीं होता उसके अंदर, बस ये डिफरेंस है। लेकिन आपकी बुक में डिफरेंस नहीं है, ये बात याद रखो। बुक में आपको बैंड वैगन और डिमोन्स्ट्रेशन स्लैश मार के एक ही में बता रखा है, तो आपके एग्जाम में डिफरेंस नहीं आएगा बैंड वैगन और उसका, एक ही ये माने जाएंगे दोनों, ठीक है ना। ये मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं कि दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है तो प्लीज फोकस होकर पढ़ो, ठीक है। डाउट पूछो, डाउट्स में दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोकस रखो बेटा, ठीक है ना। पॉपुलेशन का साइज एंड स्ट्रक्चर, अब जहां पे लोग ज्यादा होंगे वहां तो डिमांड ज्यादा ही होगी। किसी भीड़ वाली जगह पे कोई दुकान खोल दो किसी भी चीज की, वो चली जाएगी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा है तो अपने आप ही लोग आ ही जाएंगे उसको लेने के लिए, राइट। सो मोर पीपल मोर डिमांड, है ना। एज भी मैटर करती है, किस एज के लोग रहते हैं। अब जिस एज के लोग रहते हैं उसी एज से रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे, जैसे किसी जगह पर यंग यंग लोगों की जो है भीड़ है वो ज्यादा है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो बिक जाएगा, है ना। अब ओल्ड एज पीपल का क्राउड ज्यादा है कहीं पर, तो उनसे रिलेटेड चीज होगी तो बिक जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो पॉपुलेशन का साइज और स्ट्रक्चर दोनों मैटर करते हैं, जैसा स्ट्रक्चर होगा जैसी पॉपुलेशन होगी वैसी डिमांड होगी, सिंपल है। नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हायर एंड मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम लीड्स टू मोर डिमांड। जितनी ज्यादा लोगों की इनकम, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी सारे लोग ओवरऑल कितना अर्न कर रहे हैं, उस अगर वो ज्यादा होगी तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड ज्यादा होगी, है ना, बिल्कुल ठीक। डिमोन्स्ट्रेशन बैंड को दोनों ऑप्शन होंगे तो प्रेफरेंस बैंड को मेरा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अभी मान के चलो दोनों। और अगर आ गया बाई चांस तो मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है कि कब होगा बैंडवैगन और कब होगा डिमोन्स्ट्रेशन, पर आपके मॉड्यूल में नहीं दिया, मॉड्यूल में दोनों को सेम माना गया। क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स कितने, अगर इकोनॉमी में क्रेडिट रेट लोगों को इजीली मिल रहे हैं तो लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी। लो इंटरेस्ट रेट्स है, ये बाद में भी मैक्रो में भी ये सब चीजें डिस्कस होने वाली है कि अगर क्रेडिट इजीली मिलने लग जाए लोगों को तो क्या होगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। और अगर लोन्स कम हो जाए, बैंक्स जो है वो लोन देना कम कर दें या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे, तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो वो डिमांड कम करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स, यानी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जैसे टैक्स कम कर दिया, सब्सिडीज बढ़ा दी, या फिर कोई बैन और रिस्ट्रिक्शन कर दिया चीजों को, ये तो लिमिट वाली बातें होगी कि यहां तक अगर हम समझे कि टैक्स कम कर दिया या सब्सिडीज को बढ़ा दिया तो इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, डिमांड ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने कोई बैन कर दिया चीजों को, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ये चीज नहीं कर सकते, तो डिमांड कम हो जाएगी इससे, है ना। बैन या रेस्ट्रिक्शंस लगी अगर तो डिमांड कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी आपकी डिमांड इफेक्ट होती है। कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस होती है, मतलब कुछ नेचुरल भी हो सकती है, जैसे वेदर हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, जैसे वॉर का टाइम हो जाए, कंज्यूमर हैबिट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई है, एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड। हम एडवर्टीजमेंट से इफेक्ट तो होते ही है, कोई बच्चा इसको माने या ना माने, पर एडवर्टीजमेंट से हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, होती है, होती है ना। क्योंकि बार बार हम उस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो हमारे माइंड में प्रोडक्ट बैठ जाता है, तो जब भी हमें उसकी नीड अराइज होती है हम सबसे पहले उस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से उस चीज को परचेस करते हैं, राइट। तो इन सब चीजों से भी डिमांड इफेक्ट होती है। इस पूरे पेज पे कोई भी पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी से, फटाफट, 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट दूंगा, पूछ लो। राइट, क्रक्स ये है शकील, बिल्कुल ठीक, कि आपकी परचेसिंग पावर जो है उस हिसाब से आपकी डिमांड होगी, बिल्कुल ठीक। अदर फैक्टर्स में किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो नाउ डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, 55 5 1 2 3 लास्ट बोल देता ना सीधा, क्योंकि काउंट कर रहा हूं बेटा। एक्सटर्नल कंडीशंस का मतलब कि जरूरी नहीं है कि कोई चीजें हो ही रही है तो ही डिमांड होगी, कई बार मतलब कोई कर ही रहा हो, नेचुरल तरीके से भी होती है। अब वेदर अचानक से हो जाए, जैसे बारिशों के मौसम में अपने आप ही अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है ना। विंटर सीजन आ गया तो विंटर क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी, समर सीजन आएगा तो समर्स की डिमांड, एसीज की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब वेदर के हिसाब से भी तो डिमांड होती है, बेसिक बात है बेटा। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहे हैं, बुरे हालात चल रहे हैं, तो डिमांड कम होगी, इनकम ही नहीं होगी, जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है। कंज्यूमर की क्या हैबिट है, कंज्यूमर मान लो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है किसी चीज का तो डिमांड ज्यादा करेगा, नहीं एडिक्टेड तो नहीं करेगा डिमांड। एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट की कैसी होती है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, मतलब जितना ज्यादा बार हमारे आंखों के सामने आएगा वो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में, उतना हम उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इंक्लाइंड हो जाएंगे, है ना। तो इन सबसे भी डिमांड इफेक्ट होती है, ठीक है मोहित, ओके। नाउ डिमांड फंक्शन, देखो सबसे पहले बच्चों इकोनॉमिक्स में जो ये फंक्शन वर्ड यूज होता है कई जगह, वहां पर हम इक्वेशंस में यूज करते हैं, मैक्रो में भी आएंगे, कंजम्पशन फंक्शन। अभी आप लोगों ने लेटेस्ट, हाँ जानकार मुझे पता है तुम
तुम्हारे पास यही आंसर होगा, सिर्फ यही तुम बता सकते हो, नलायक। तो देखो क्या बोल रहा था मैं, मैक्रो में भी आप फंक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हो, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। अब ये फंक्शन वर्ड है क्या? डिमांड फंक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, भी आपने क्लास 12th में भी कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शंस पढ़े हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? फंक्शन वर्ड का मतलब हम मैथमेटिक्स से यहां पर लेते हैं। मैथमेटिक्स से किसी भी इक्वेशन को हम एक फंक्शन वर्ड बोलते हैं या फंक्शन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझेंगे। कि जैसे मैंने यहां पर लिखा कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, पॉपुलेशन, है ना, जो भी फैक्टर हमने पढ़े, या अदर फैक्टर्स। तो ऐसे जो मैंने लिखा है, इस बात का क्या मतलब है? मतलब कि ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर एक हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है, ये डिपेंडेंट। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, जस्ट बिकॉज लिए बता रहा हूं, आपको फंक्शन का मतलब पता लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो आपको पता हो, है ना, बिल्कुल ठीक बेटा, फंक्शनल रिलेशनशिप। तो डिपेंडेंट है ये, और जो राइट साइड में एफ के बाद अंदर जो भी चीजें लिखी होती है, ये सारे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। और इन इंडिपेंडेंट में अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसका इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट पे आएगा। और इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ भी चेंज आएगा तो उसकी वजह से मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन जब लिखते हैं, मेड भी डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो उन सब में भी मतलब यही होता है फंक्शन का कि व्हाट इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम से इस बात का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मीनिंग समझाया मैंने कि फंक्शन क्या होता है। मतलब तो है वैसे, क्योंकि हम फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं अब डिमांड और फैक्टर्स की, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक है जी, तो देखते हैं एक बारी। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इट, जिससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं उन फैक्टर्स का और उस प्रोडक्ट की डिमांड का रिलेशनशिप। क्या लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखा है एक बार बेटा? ब्रैकेट के अंदर ना मैंने सारे फैक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी थी जो भी हमने डिस्कस करे, थोड़ा रनिंग में लिखा था क्योंकि मैं एक्चुअली उसको बस डिस्कस करना चाह रहा था। मैंने ये लिखा था कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। अमन कौन कौन से फैक्टर? जैसे प्राइस ऑफ द गुड या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, है ना, पॉपुलेशन, ये सारे फैक्टर जो भी मैंने डिस्कस करे उनके मैंने एब्रीविएशन लिखी थी। ठीक है मन, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो दिस इज माय, थोड़ा नीचे चला गया, दिस इज माय डिमांड फंक्शन जो भी मैंने डिस्कस करा। क्यू एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, वाई और पी आर। हमने सिर्फ तीन चीजें ली हैं। जब हम पी एक्स लिख रहे हैं और क्यू के साथ भी एक्स लिखा हुआ है, यानी कि सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है, कि उसी प्रोडक्ट की डिमांड और उसी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड किससे इफेक्ट होगी, तो उसी के प्राइस से, उसी के प्राइस से, इनकम से, और पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से। पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से। अब ये सारा आपको बताया हुआ है। क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्यू एक्स हो गया। अच्छा ये दोबारा से हमारे पास रीप्रिंट हो गया, ये दोबारा प्रिंट हो गया, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, पी एक्स हो गया उसी प्रोडक्ट का प्राइस, वाई हो गया कंज्यूमर की इनकम, पी आर हो गया प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड मेड भी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों डिमांड फंक्शन का मतलब समझ आ गया आप लोगों को क्या होता है सिंपल तरीके से? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल मतलब क्या है? डिमांड फॉर एक्स डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। वैसे तो और भी फैक्टर्स होते हैं पर इस चैप्टर में हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। किसी बच्चे को लगेगा सर फैक्टर्स आपने तो इतने सारे बताए, यहाँ पर तीन ही क्यों लिखे? क्योंकि हम यहाँ पर लिमिटेड तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हम कवरेज कर सके सारा। मतलब मैं नहीं, आपका मॉड्यूल भी, नॉट ओनली मी। डिमांड इंक्रीज विद इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड डिक्रीजेस विद इट्स ओन प्राइस। खुद के प्राइस से तो ऑपोजिट रिलेशन है, लेकिन इनकम से और रिलेटेड गुड के प्राइस से इंक्रीज हो सकती है। ठीक है ना? अब इंक्रीज में अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डिक्रीज भी होगी। वैसे तो समझ गए मेरी बात को? चलो अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। ये आपका है असली मुद्दा, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं उन बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूं जिन्होंने आज तक पढ़ाई नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की, मैं उनको भी कंसिडर करके चल रहा हूं। जिन बच्चों को आता है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो बेटा सुनो, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल ये बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली जो उसका मतलब है वो ये है, क्या मतलब है? कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड में क्या मतलब है? सिंपल मतलब कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। बेसिक मतलब यही होता है। अब सुनो, अब आप लोग गए मूवी देखने, ठीक है, घर से आप लोग सोच के गए थे मूवी का प्राइस होगा टिकट का 200 रुपए, एग्जाम्पल कि 200 रुपीज टिकट का प्राइस होगा, चलो लेट्स प्लान अ मूवी और चलते हैं। तो अब आप मूवी देखने गए, थिएटर पहुंचे, सिचुएशन सुनना ध्यान से, बिल्कुल एक्चुअल वाली सिचुएशन बता रहा हूं जो होती ही है।
अब आप जब वहां पर गए टिकट लेने, आपने ऑनलाइन बुक नहीं करा था फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सिचुएशन को बुझाना, सर हम तो ऑनलाइन बुक करके जाते हैं, है ना। तो 200 रुपए आपके पास, आप सोच के गए थे कि 200 रुपए की टिकट होगी, लेकिन जब आप काउंटर पे पहुंचे, आप मूवी देखने एक नहीं गए थे, आप 5 लोग गए थे, 3 4 5, कोई कुछ कह रहा है कि गलती से हाथ रख दोगे। तो 5 लोग गए थे बेसिकली, 5 दोस्तों ने प्लान बनाया, पर टिकट 200 रुपए की होगी, तो 5 लोगों की कितनी होगी, 5 दूनी 1000, यानी कि 1000, 5 दूनी 10, 1000 रुपए हो गए। 1000 रुपीज का आपने बजट लिया था और मूवी देखने गए थे। सोचते तो है हम लोग, एक्सपेक्ट तो करते हैं ना कि ये प्राइस होगा। अब आप जब काउंटर पे टिकट लेने गए तो ये टिकट 200 की नहीं थी, 250 की थी, तो अब क्या घर चले जाओगे क्या वापस, मूवी नहीं देखोगे? अगर आप 200 रुपए की सोच के गए थे और काउंटर पे वो टिकट 250 की हो गई, तो क्या मूवी नहीं देखोगे आप लोग? जस्ट बिकॉज 50 रुपीज के लिए अपनी मूवी थोड़ा छोड़ दोगे? आप कहोगे भाई बेटा 50 रुपए क्या चीज होती है, ले टिकट। मैं कह रहा हूँ 250 की जगह 300 की होगी तो भी ले लोगे आप एक बार को, तो भी आप ले लोगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। प्राइस बढ़ा लेकिन आपकी डिमांड तो कम हुई ही नहीं। सिमिलरली और भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड तब भी कम नहीं हुई। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड कई कई जगहों पे ऑपरेट नहीं करता? तो यस, बहुत सी ऐसी जगहों पर ये वाली बात ऑपरेट नहीं करती, और वो बहुत सी जगहों में से एक जो मैंने आपको बताई है, दिस इज कॉल्ड योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कि जब हमारे कोई टेस्ट और प्रेफरेंस की चीज है ना, तो हम उसमें प्राइस को नहीं देखेंगे, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस प्रिवेल करेगा। मतलब मैं मूवी देखने गया हूं तो मैं मूवी देख के आऊंगा, मैं भाड़ में जाए प्राइस क्या होगा उसका, क्योंकि अब मेरा टेस्ट डेवलप हो चुका है, मेरा मन कर चुका है मूवी देखने का, तो मैं देखूंगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो क्या समझा हमने कि लॉ ऑफ डिमांड का जनरल मीनिंग तो यही होता है, लेकिन हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी, यहां पर एक माननी पड़ेगी चीज, एज्यूम करनी पड़ेगी, जो इकोनॉमिक्स में करनी होती है, कि हम इन बातों को, अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी चीजें प्राइस के अलावा, हम उन सबको मान रहे हैं कांस्टेंट, बेजान, कि किसी भी चीज से डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट प्राइस। सिर्फ और सिर्फ प्राइस से ही डिमांड अफेक्ट हो रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब आप बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हो। और उसके लिए जो लेटिन टर्म हम यूज करते हैं यहां पर, वो है सेट्रिस पेरिबस। लेटिन टर्म है जिसका मतलब सिंपल क्या है, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एट कांस्टेंट लेवल। क्या मतलब है इसका? कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एट कांस्टेंट लेवल। बेटा कई बच्चों को हो सकता है चैप्टर थोड़ा वो लग रहा हो कि सर ये तो सब आता ही है, हमें क्या पढ़ा रहे हो आप, पर सिलेबस का पार्ट है, और कई बच्चों ऐसे जिनको नहीं भी पता होगा, है ना। हाँ बिल्कुल। सो कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एट कांस्टेंट लेवल। अगर लॉ ऑफ डिमांड में आप ये बात नहीं बोलते तो लॉ ऑफ डिमांड इनकम्प्लीट है, गलत है सरासर। इनकम्प्लीट तो थोड़ा गलत ही है, क्योंकि आप ये, अगर आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब ये कि हमेशा होगा। पर अगर आप ये मेंशन कर देते हो कि सेट्रिस पेरिबस दैट इज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट लेवल, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस के अलावा और किसी फैक्टर से डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सिंपल बात है। अभी स्पेलिंग दिखा रहा हूं, शक्ल ये नहीं है, सी है स्टार्टिंग में। तो देखो फटाफट से आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग, देखो ये रहा सेट्रिस पेरिबस, जो बच्चे पूछ रहे हैं सेट्रिस पेरिबस, ये रहा स्पेलिंग, जिसने पहली बार पढ़ी यहां से देख लो, सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, तो क्या समझा हमने? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज एंड इंक्रीजेस व्हेन इट प्राइस फॉल। सिंपल सी बात है। दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ऑपोजिट रिलेशन है दोनों के बीच में। जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब थे, उन्होंने क्या डिफाइन करा था? मैंने आपको बोला था नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तो डेफिनेशन देके नाम पूछ लेंगे या नाम देके डेफिनेशन पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव में। एज प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेज एंड प्राइस राइजेज डिमांड डिक्रीजेज। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी इसने, छोटी करके बता दी बस। तो ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब है। ठीक है जी। जो अदर थिंग्स इक्वल है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेट्रिस पेरिबस, जिसका मतलब क्या है? अदर थिंग्स में प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स पढ़े ना आपने अभी, वो सब डाल दो। इनकम पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा, ऑल अदर डिमांड फैक्टर्स पढ़े। तो इफ दीज फैक्टर चेंजेस लॉ में नॉट अप्लाई, जैसे मैंने आपको भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एग्जांपल दिया, अगर इन फैक्टर में कोई चेंज आता है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। हायर इनकम में कीप द डिमांड हाई इवन एट द प्राइस राइजेस। जब इनकम ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा होता है ना जिस दिन, उस दिन हम प्राइस की बात ही नहीं करते। अरे जाओ पार्टी तुम्हारा भाई देगा आज, करते हो ना बात, ये लो पैसे जो मर्जी करो। तो आपके जब इनकम ज्यादा होगी तो आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेकिन क्या कह रहे हैं, हमने इनकम को भी लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। तो सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अगर हम मान ले तो ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, अदरवाइज नहीं करता। क्लियर है? किसी भी बच्चे को लॉ ऑफ डिमांड में डाउट है तो पूछो। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि बीच में कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने पहली बार पढ़ा हो, मैं उस हिसाब से पढ़ाया आपको। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। अभी हम बनाएंगे डिमांड शेड्यूल इसके साथ में। डिमांड शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड दी डिमांड शेड्यूल। क्या बोला मैंने? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी हम डेटा अभी तक वर्बली डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें तो दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। सिंपल मैं आपसे बात करूं अगर कि प्राइस और क्वांटिटी, कि एक कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए था
तो उसके भैया 5 यूनिट डिमांड होते थे, 9 हो गया तो 4 यूनिट डिमांड, 9 हो गया तो ज्यादा होगी ना, 9 हो गया तो 6 यूनिट डिमांड लग गए, 8 हो गया तो 7 हो गए, यहाँ पर 7 हो गया तो ये 8 हो गए, एंड सो ऑन नहीं करते, यहीं पे क्लोज करते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये मैंने एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बना दिया आपके सामने, सिंपल सी। तो दिस इज बेसिकली डिमांड शेड्यूल, यानी कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें तो उसी को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट कर रहे हैं कि हम सिर्फ प्राइस से रिलेट करें अगर, तो ये हमारा जो रिलेशनशिप दिखेगा टेबुलर फॉर्म में, उसी को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इट हेल्प्स टू क्लियरली सी द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यूज्ड टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। आइसोलेट मतलब करना, एक जगह लाकर रख देना। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? बंद कर देना ना। तो यहां पर हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के जो डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिमांड्स हो रही है, उन सबको आइसोलेट कर देना। देखो मैंने एक बॉक्स में डाल दिया ना इन्फॉर्मेशन को, एक बॉक्स में डाल देना इज आइसोलेट। समझ गए? क्वेश्चन कैसे आएगा? डेफिनेशन से पूछ लेंगे बेटा कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं हो। तो कहीं इस चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, आप मान लो चाहे आपको चैप्टर आता हो या ना आता हो, पर इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं। ठीक है ना? चलो, अब डिमांड कर्व क्या होता है भैया? डिमांड कर्व जो अभी हमने ऊपर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाई, अगर मैं उसको ग्राफिकली उतार दूं तो क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व बन जाएगा। सिंपल सी बात है, देखते हैं एक बार, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं देख लो, ये लो टेबल यहां बना दूं छोटा सा, वही वाला उसी टाइप का। क्या पढ़ा हमने? प्राइस और डिमांड, डिफरेंट प्राइस पढ़े। 10 पे 9 यूनिट थे, 9 पे हो गए थे ये कितने, क्या बनाया था? अच्छा 5 से शुरू किया था, तो वही करते सेम। ठीक है, 10 पे थे 5, फिर 9 पे हो गए 6, 8 पे हो गए 7, और ये 7 पे हो गए 8, एंड सो ऑन। तो ये हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था डिमांड शेड्यूल का। अगर हम इससे ग्राफ बनाए, राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ थोड़ा चैप्टर ऐसा ही है। देखो सिंपल भी है चैप्टर, और कुछ कुछ चीजें नई भी है आप लोगों के लिए, और बड़ा भी है डेफिनेटली। तो बेटा अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, उससे पहले आपको समझ आना चाहिए कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं अपनी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कह सकते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, और यहां पर हम लेते हैं प्राइस। ठीक है, थोड़ा रनिंग में लिखा, आपको समझ आ गया होगा कि क्वांटिटी डिमांड लिखा है, फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। अब ग्राफ में अभी सुन लो मेरे से एक बात, मैक्रो तक जाने से पहले, मैक्रो में ग्राफ फिर से आएंगे। तो ग्राफ्स में ना आपको, जो अभी तक आपने ग्राफ्स बनाने के तरीके सीखे हैं मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते होंगे आप लोगों से कई बच्चे, क्लास 10 तक तो पढ़ी हर किसी ने, कि हम जो ग्राफ बनाते समय एक चीज करते थे कि भैया इसमें 10 का है, पहले यहाँ पे स्केलिंग लेते थे 1 2 3 ऐसे करके, है ना, फिर यहाँ पर स्केलिंग लेते थे। फिर पहला पॉइंट हम देखेंगे 10 5 का, तो 10 5 हमें कैसे मिलेगा? 10 5 के लिए हम करेंगे कि भैया यहां तक तो हम 10 तक चलेंगे, फिर उसमें 5 तक चलेंगे, ऐसे करते थे। अगर मैंने यहाँ प्राइस लिया तो आप क्या करोगे? एक्स वाई एक्सिस पे तो आप चलोगे 10 तक, 1 2 3 4 5 जो भी 10 आएगा, फिर इसमें जाओगे 5 पे, क्या कहते हैं इसमें, और यहाँ पर आप एक पॉइंट मार्क करोगे। बेसिकली क्या करोगे? एक पॉइंट को मार्क करोगे इसके सामने आगे, जहां पे भी आएगा मतलब व्हाटएवर, और फिर आप एक और पॉइंट ऐसे मार्क करोगे आगे जाके, फिर एक और पॉइंट मार्क करोगे, फिर आप इनको ज्वाइन करोगे। यही तरीका सीखा है आप लोगों ने आज तक ग्राफ बनाने का। ये तरीका इकोनॉमिक्स में यूज नहीं करना होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप ऐसे करोगे तो जो एक्चुअल रिलेशनशिप है, समझेंगे ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि जो दो वेरिएबल्स हैं जिनका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, आपको ग्राफ में उनका रिलेशनशिप शो करना होता है, ये उनका बिहेवियर शो करना होता है कि क्या है, ना कि एग्जैक्ट पॉइंट को मार्क करके ग्राफ बनाना है। ड्राइंग नहीं आपको अच्छी बनानी, यहां पर आपको यह दिखाना है कि दोनों का जो रिलेशनशिप है, इनवर्स दिख रहा है। तो बहुत बेसिक सी बात है ग्राफ में कि अगर जो दो वेरिएबल्स आपने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लिए, अगर इनके बीच में रिलेशनशिप इनवर्स है, तो मेरा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसका रीजन सिंपल है उसका रीजन क्या है? सिंपल है, यहां पे हमने प्राइस डिमांड लिया, ठीक है, अच्छा 5 से शुरू कर रहे हैं, तो ये हम 5 मान लेते हैं स्टार्टिंग में, तो ये मेरा 10 5 होगा पहला पॉइंट। अगर आप उसको बनाना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करने के लिए, यहां पर आप 5 वाला पॉइंट लोगे, फिर इसमें आप जब नीचे आओगे तो इसमें आगे जाओगे, तो क्या हो रहा है? आप एक कर्व पे नीचे शिफ्ट हो रहे हो, इस कर्व पे आगे शिफ्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पॉइंट नीचे की तरफ आएंगे। दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड ड्राइंग अ कर्व। इस बात को आपको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं एग्जामिनर को, खैर आपका तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, मैं कर्व की वैसे ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको एग्जामिनर को शो करने की जरूरत नहीं कि पॉइंट्स कैसे आए। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो बिंदास कोई कैलकुलेशन, कोई कुछ नोट करे बिना सीधा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया, सीधा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आप बना सकते हो। इसमें आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो कि मत टच करो एक्सिस को, हवा में बना दो। तो दिस इज माय डिमांड कर्व। सिंपल सी बात, मैंने बहुत ज्यादा जोर दे दिया इन चीजों पे, पर ये काम आएंगी आपको आगे, कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सिंपल सी बात ये, ठीक है। इसमें एक नई चीज आएगी, अभी देखना। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। द वर्टिकल एक्सिस शोज द प्राइस एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज द क्वांटिटी डिमांड। समझ लिया? ये लो जी,
ईच पॉइंट ऑन द कर्व शोज हाउ मच ऑफ द गुड कंज्यूमर विल बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस। हर एक पॉइंट पर अगर मैं इसके ऊपर रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लूं, इससे क्वेश्चन बन जाता है। आपको ना क्या क्वेश्चन बनता है? अच्छा, व्हाइट यूज करूं, ठीक है मोहित, अभी करता हूं, व्हाइट से करता हूं अभी। यार व्हाइट से ना टेक्स्ट भी व्हाइट में है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो कह रहा है जो भी पॉइंट हमारे पास इसमें है, किसमें है? व्हाइट आएगा कहां से? ये लो, चलो। जो भी पॉइंट डिमांड कर्व पे अगर आप रैंडमली लेते हो तो वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो एट दैट स्पेसिफिक प्राइस, जो उस पॉइंट पर है। जैसे मैंने रैंडमली एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पर क्या प्राइस है और क्या डिमांड है, तो इसको ये पॉइंट ये शो करेगा कि व्हाट इज द यूनिट्स परचेज, व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड और एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो यही बात हमने यहां पढ़ी। फिर कर्व टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप। यानी एक और इसके ऑपोजिट बात भी समझ आ गई होगी आपको कि कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इनवर्स रिलेशन है, और अपवर्ड स्लोपिंग है तो पॉजिटिव रिलेशन है। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई के केस में आएगा बाद में, है ना। बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, एज प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। कोई नहीं, देख लेंगे। अभी जनवरी 26 के क्वेश्चन मैंने सच बता रहा हूं, आज तो मैंने आपको डाली नहीं है, ये हम डीपीपी में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जनवरी 26 का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं डाला आज के एमसीक्यू में, पर हम कवर करेंगे उसको। चलो जी, द स्लोप इज कैलकुलेटेड एज। अब स्लोप का क्वेश्चन बनेगा भैया क्वेश्चन में, एग्जाम में से बच्चे सोचते हैं सर डिमांड कर्व तो है ही क्या, पढ़ा तो है क्लास 11 में। आपके एग्जैक्टिव में क्वेश्चन आएगा ये वाला स्लोप का। स्लोप क्या पढ़ा हमने? माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। जो यहां पर माइनस का साइन है वो शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप, और हाँ बिल्कुल ठीक जानकार। तो जो माइनस का साइन है वो इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस और डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर जो हमने माइंड में हमारे आ रहा है वो तो ये आ रहा है, हमने ऐसा कुछ देखा है। ये हम जब फॉर्मुला लगाते हैं परसेंटेज मेथड वाला, ये उसकी बात कर रहे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे अभी, इसको भूल जाऊंगी। हम बात कर रहे हैं स्लोप की। स्लोप का मतलब स्लांटनेस कितनी है डिमांड कर्व में, कितना वो बेंड हो रहा है। तो किसी भी डिमांड कर्व के ऊपर अगर आप ये देखना चाहते हो कि उसका स्लोप क्या है, जैसे मैं इस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ स्लोप, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में क्या चेंज हुआ, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में क्या चेंज हुआ, तो ये चेंज हुआ ना यहाँ पे। ये मतलब मैं कर्व को अगर दोबारा बना के आपको चीज देखूं छोटी सी, वैसे तो आप डायरेक्ट ये याद रखो ये क्वेश्चन में आएगा, मैं फिर भी थोड़ा सा स्लोप डिस्कस कर रहा हूं आपसे। मेन बात एग्जाम के लिए तो याद रख सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, फिर भी कंसेप्ट देखते हैं क्या बता रहा हूं मैं। देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरा ये डिमांड कर्व है और इसके ऊपर मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप चेक कर रहा हूं, तो दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये लो। तो एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है मेरे को, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये स्टार्टिंग वाली लाइन है, ये क्या है? डेल्टा पी है, और जो ये क्या है? डेल्टा क्यू है। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे आऊं? इतना प्राइस चेंज और इतना डिमांड का चेंज, और नीचे गिर रहा है कर्व, ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन। तो यहाँ पे यहां तक का जो स्लोप है वो माइनस का डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू है। कि मैं ये दिखा रहा हूं कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में मेरा प्राइस इतना गिरा विद रिस्पेक्ट टू डिमांड इतनी गिरी, तो जिसकी वजह से स्लांटनेस है। तो दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई। लास्ट में क्या था? कर्व में भी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व नॉन लीनियर डिपेंडिंग ऑन दी हाउ द डिमांड कर्व चेंजेस विद प्राइस। मतलब डिमांड कर्व कई बार आप ऐसा भी देखते होगे, इस टाइप का भी, कि सर ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करके बोल देते हैं उसको। तो कर्व भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या बिहेवियर शो करो। जैसे इलास्टिसिटीज में जाएंगे अभी कि थोड़ा प्राइस चेंज ज्यादा चेंज हो रहा है या कम चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी इलास्टिसिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जो भी हमने पढ़ा वो था इंडिविजुअल। स्टीपर क्या होता है? अभी शकील जब हम इलास्टिसिटी पे जाएंगे ना, स्टीपर और क्या कहते हैं फ्लैटर सब डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी का टॉपिक है, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल डिमांड के शेड्यूल्स में अगर आप सारी वैल्यूज को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड। फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइस का कॉलम बनाऊं और मैं मान लूं कि मार्केट में दो ही कंज्यूमर है, ए और बी, दो ही, वैसे जितने भी हो सकते हैं, एग्जांपल के पर्पज से मान रहे दोनों है। एक जब प्राइस चल रहा था 10, तो ये कंज्यूमर जो है 9 की डिमांड कर रहा था यूनिट्स की, और दूसरा जो है वो यूनिट्स की डिमांड कर रहा था 8 की, ठीक है। प्राइस बढ़ के हो गया 11, इसने अपने 9 से 8 कर दी, इसने 8 से 7 कर दी। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। सिमिलरली जब प्राइस बढ़ा हुआ 12, तो इसने 7 कर दिया, इसने 6 कर दिया। प्राइस बढ़ा 13, इसने 7 से गिरा के कर दी डिमांड कितनी? 6 पे कर दी, इसने 5 कर दी, ठीक है। अब जब हम एक टेबल बनाएंगे टोटल का, ठीक है, वो टोटल क्या होगा? 9 और 8 कितना हो गया? 15। 8 और 7 कितना हो गया? 9 और 8 15 थोड़ी हुआ, 9 और 9 18, तो 9 और 8 17। अरे हट जा भाई, 17 हो गया। 7 और 8 15, और 7 और 6 14, 6 5 10। तो ये जो कॉलम बना है आपके पास लास्ट में, ये टोटलिटी शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी मिला के टोटल डिमांड कितनी है। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर ए की डिमांड है, इंडिविजुअल कंज्यूमर बी की डिमांड है, और हमने जो कॉलम बनाया है वो क्या दिखा रहा है? कि टोटल डिमांड कितनी है।
₹10 के प्राइस पर टोटल डिमांड कितनी है, राइट, बिल्कुल ठीक, गलती से हो गया कि ₹10 के प्राइस पर टोटल डिमांड कितनी है, 11 पे टोटल कितनी है, 12 पे टोटल कितनी है, 13 पे टोटल कितनी है। तो सिंपली हमने जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स थे एक मार्केट में उन सबकी डिमांड को प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, टोटल डिमांड मिल गया। तो इस टेबल को, अगर मैंने इस पूरे डेटा को अपने टेबलर में जो प्रेजेंट करा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। सिंपल मतलब है 7 6 13। अरे ले भाई, मैं कैलकुलेशन पे नहीं ध्यान दे रहा, तुम कैलकुलेशन पे भावनाओं को समझो, शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो। ये ले बस, अब ठीक है, मुद्दा समझो। मुद्दा ये है कि इंडिविजुअल, हम टॉपिक हमारा ये है कि जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उन सबकी डिमांड को अगर प्लस कर दिया जाए तो वी गेट दी मार्केट डिमांड। ठीक है, चलो नाउ मार्केट डिमांड शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट ऑल द बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट अ डिफरेंट प्राइसेस। जितने सारे बायर्स मिलकर परचेज कर रहे हैं उस सबकी टोटल डिमांड को हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ये तो हमें पता ही है। इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, पढ़ लिया हमने, इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द सेम फैक्टर्स एज द इंडिविजुअल डिमांड। मतलब देखो, अगर हम मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की बात करें, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े हमने, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, ये वो सब कुछ पढ़ा हमने। तो यहां पर भी क्या होगा, सारे फैक्टर सेम होंगे, क्योंकि मार्केट डिमांड में असल में कर क्या रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड को प्लस ही तो कर रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करेगा वही मार्केट डिमांड को इफेक्ट होगा। सिंपल, कि जो इफेक्ट मैं इनकी डिमांड में चेंज कर दूंगा अगर, तो वही सेम इफेक्ट लास्ट में देखने को मिलेगा। मतलब ये अगर 9 से 10 हो जाए तो ये भी 17 से 18 हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, यहां पे जो चेंज होगा वही तो शो होगा, लेकिन एक चीज ऐड जो जाती है वो क्या है, प्लस द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाता है इन केस ऑफ मार्केट डिमांड। क्या समझ आया कि मार्केट डिमांड के केस में, ये छोटी सी टॉपिक है जो पूछ सकते हैं आपसे, कि मार्केट डिमांड के केस में जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेम है, सेम एज इंडिविजुअल डिमांड। वो तो सारे आएंगे ही इंडिविजुअल डिमांड वाले, लेकिन प्लस एक क्या ऐड हो जाएगा इसके अंदर, बायर कितने, नंबर ऑफ बायर वाला। ये एक ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल को नहीं करता। प्लस नंबर ऑफ बायर्स, ये बात याद रहेगी बच्चों। हाँ भाई प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने के लिए सारे फैक्टर जो इंडिविजुअल के हैं वो, प्लस नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, ये एक एक्स्ट्रा आ गया जो सिर्फ मार्केट को इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल को नहीं करता। लाइक इंडिविजुअल डिमांड इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है जी, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, बट एज प्राइस इंक्रीजेस टोटल मार्केट डिमांड इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जब यहां पर इंडिविजुअली डिमांड गिर रही है तो ओवरऑल टोटल में भी वही इफेक्ट दिखेगा हमें। देखो ना, ये 10 11 12 13 हो रहा है, ये 17 15 13 10 हो रहा है, वो भी गिर रहा है। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, उधर मार्केट डिमांड गिर रही है। ठीक है जी, चलो मार्केट डिमांड का कर्व कैसा होगा, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। कर्व कैसा होगा, तो देखो समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं दो कर्व बनाऊं, जहां मान लो हमारा ए है और ये बी है, ये जो ए कंज्यूमर था और बी कंज्यूमर था, दोनों का मैंने डिमांड कर्व बना दिया। अब मेन जो चीज समझने वाली यहां पर वो ये है कि जो थोड़ा सा इलास्टिसिटी यहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर इसको समझना है तो, कि जितने भी कंज्यूमर्स है मार्केट में हम उनकी डिमांड को प्लस कर रहे हैं। ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर रहा है, ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमने पढ़ लिया। मार्केट डिमांड के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस। तो इन दोनों को प्लस करके जो कर्व बनेगा ना, उसकी इलास्टिसिटी या समझो उसकी जो फ्लैटरनेस होगी वो इन दोनों से तो ज्यादा ही होगी। तो मार्केट डिमांड को जब आप प्लस करके बनाओगे तो वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल नहीं बनाओगे, ये गलत है। पैरेलल नहीं बनाओगे, थोड़ा सा लेटा हुआ बनाओगे। अब आपको बनाने के लिए तो नहीं आएगा एग्जाम में, पर कोई बड़ी बात नहीं है, वो ग्राफ डाल सकते हैं क्वेश्चन में और पूछ लेंगे कौन सा ग्राफ सही है। तो यानी कि जब हम मार्केट डिमांड बनाते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस करके आती है जो डिमांड, वो मार्केट डिमांड होती है। तो सिमिलरली अगर हम इंडिविजुअल कर्व्स को प्लस कर दें तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। तो इसको हम एमडी लिख सकते हैं या एमकेडी लिख सकते हैं, मतलब कि मार्केट डिमांड। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए डी डी ना लिख के साथ में एम के लिख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे भी एम के लिख सकते हैं कि बेसिकली ये इंडिविजुअल डिमांड है हमारा D1 D1 D2 D2, और जो एम के डी है वो मार्केट डिमांड है। सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस कर दो, मार्केट डिमांड आ जाती है। अब आपको अगर ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर आपने इसको ज्यादा लेटा हुआ क्यों बनाया, तो ये बात हम इलास्टिसिटी में समझेंगे अच्छे से कि इलास्टिसिटी मतलब फ्लैटनेस या स्टीपरनेस ऑफ द कर्व जो मिलके थर्ड, अगर थर्ड दो कर्व्स की अगर स्टीपनेस मिल रही है तो ज्यादा हो गई, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सॉरी फ्लैटनेस अगर मिल रही है तो वो ज्यादा होगी, तो इसलिए थर्ड कर्व में जाके फ्लैटनेस और बढ़ गई। ठीक है ना, हालांकि इतना डिटेल की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। सिंपल मतलब ये है कि जब आप दो कर्व्स को प्लस कर रहे हो तो तीसरा कर्व बन रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलो नाउ व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हम लोग ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस कर ली है, देख लिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। एक काम करेंगे, इसको फटाफट से रीड करो खुद से और डाउट पूछो, क्योंकि ये बात मैं भी चैप्टर की स्टार्टिंग में बता चुका हूं। मैं इसलिए आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, जल्दी से बेटा, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 60 सेकंड्स का टाइम दूंगा, जल्दी पढ़ो। ये लो, ये बात हम ऑलरेडी मैं आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूं, जल्दी पढ़ेंगे, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं, ओनली 60 सेकंड्स, फटाफट।
जल्दी जल्दी डाउट पूछो, जिसको भी डाउट है, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना डाउट पूछना है पूछो। डन नंदिनी, शाबाश। कुछ सेकंड्स और जल्दी पढ़ लो, जिसको भी डाउट लग रहा है बेटा पूछ लो बिंदास, मैं बात ऑलरेडी बता चुका हूं, जल्दी से पूछो, डाउट पूछ लो। शाबाश, वेरी गुड, गुड। बहुत बढ़िया, ए बताता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तानी, वेरी गुड। तानी, नाम बहुत अच्छा है तुम्हारा, तानी। सेट्रेस पेरिबस होता है, हाँ सेट्रेस पेरिबस बिल्कुल होता है, हम सिर्फ प्राइस से रिलेशन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नाम ही क्या है, प्राइस इफेक्ट, तो प्राइस जब हम स्टडी करते हैं तो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। डन, शाबाश शालिनी। सुनते हैं एक बारी, फिर भी एक बार देख लो, कुछ नया क्या पता निकला इस बार एक्सप्लेनेशन में, है ना। हमने ये पढ़ा कि जब प्राइस एक गुड का फॉल होता है तो वो हमें चीपर नजर आना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे टी और कॉफी। अगर टी का प्राइस सस्ता होगा और कॉफी महंगी होगी तो हमें टी जो है वो क्या, कॉफी जो है वो कॉस्टली नजर आनी शुरू हो जाएगी, टी चीपर नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी जो डिमांड है वो किस तरफ इंक्लाइंड होती है, जो चीपर होता है नॉर्मल केसेस में, है ना। तो चीपर गुड्स की तरफ हमारी डिमांड इंक्लाइंड होती है। कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू चीपर, और इसका ऑपोजिट भी होता है, ठीक है ना। राइट, बी देखेंगे। अच्छा, ए किसने पूछा था मेरे से, मोहित ने, क्लियर हो गया ए, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर एक का प्राइस चेंज हो जाए तो हम इन कंपैरिजन में देखना ये शुरू कर देते हैं कि कौन सा गुड हमारे लिए कॉस्टली हो रहा है और कौन सा चीपर है। तो हम कॉस्टली वाले से उठ के, क्या लिखा है देखो, जो भी केस होगा हम हमेशा एक्सपेंसिव वाले से उठ के चीपर वाले की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा, देखो, टॉपिक का नाम क्या है, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मैं इसको एक और नाम दे सकता हूं कि व्हाट इज द रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, वाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इस बात के सारे मतलब है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता ही क्यों है, कि प्राइस के बढ़ने से लोग डिमांड कम क्यों कर देते हैं, ये टॉपिक है। तो पहला हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, कि हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा चीपर है कौन सा एक्सपेंसिव है आफ्टर द प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने के बाद हम कंपैरिजन करते हैं, चीपर की तरफ हम मूव कर जाते हैं, एक्सपेंसिव को छोड़ देते हैं। इनकम इफेक्ट क्या है, कि जो इनकम आपके पास बचती है आफ्टर स्पेंडिंग, आप उस इनकम, देखो उसको रियल इनकम बोलते हैं, कि आप उस इनकम को कंपेयर करते हो और उसको सेम रखना चाहते हो, इसलिए आप क्या करते हो, अपनी क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन करते हो। कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 10 की चीज 20 की होगी, आप लोगे 10 की, आप कहोगे क्वांटिटी कम लूंगा पर लूंगा 10 की, क्योंकि आप रियल इनकम को ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहते। तो देखते हैं, अ फॉल इन द प्राइस इंक्रीजेस द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर। प्राइस कम हो तो अच्छी बात है, परचेसिंग पावर बढ़ गई, है ना। अलाउइंग देम टू बाय मोर, इफ द गुड इज नॉर्मल डिमांड इंक्रीजेस, इफ इंफीरियर डिमांड में नॉट राइज अंटिल द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स। सब्स्टिट्यूशन वाला केस आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, अगर गुड नॉर्मल है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर इंफीरियर है तो। फॉल क्या समझ आया, समझ आया, देखो, फॉल इन द प्राइस इंक्रीजेस द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर, अलाउइंग देम टू बाइंग मोर। ये बात समझ आ गई, कि जैसे 100 रुपए पड़े आपके पास, 10 रुपए की चीज अब कम हो गया 8 की हो गई, तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई ना। आप कह रहे यार मैं तो 10 की तो मैं पहले ही लेता था, 10 की ले लूं, क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी। तो हुआ, तो प्राइस कम हुआ, आपने डिमांड बढ़ा दी, तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या लिखा है, इफ द गुड नॉर्मल है तो डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ने से आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। लेकिन अगर इंफीरियर हुआ तो क्या होगा, जब आपके इंफीरियर गुड्स है तो उसका जब प्राइस कम होता है तो आपकी नजर में वो और बेकार हो जाता है, आप कहते हो हट, मैं और तो पहले ही बेकार था वो और बेकार हो गया, तो आप उसको और नहीं लेते, है ना। एंड डज नॉट राइज अंटिल द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा तो प्रिवेल कर गया, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड है जिसके अंदर आप चीपर और एक्सपेंसिव का कंपैरिजन कर रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली इनकम इफेक्ट का मतलब यही है जो हमने समझा। योगेश, अभी बताया मैंने, सुना आपने इंफीरियर के बारे में, कि जब कोई चीज सस्ती होगी, जब कोई चीज 10 से 8 रुपए की हो गई और नॉर्मल गुड है तो आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद लोगे, क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ गई आपकी। आपके पास 100 रुपए थे, 10 रुपए खर्च करके 90 बचते थे, लेकिन आपको पता लग गया तो 8 रुपए की और आपके पास 92 रुपीज बच रहे हैं, तो 2 रुपीज से आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, तो आप ज्यादा परचेस करोगे। ये नॉर्मल गुड्स की कहानी है। लेकिन अगर इंफीरियर हुआ तो आप छोड़ दोगे इसको। इनफेयर हुआ तो आप क्या कहोगे, यार ये तो सस्ता हो गया है, तो पहले मेरे को पसंद नहीं था लो क्वालिटी, अब सस्ता भी हो गया, तो आपकी नजर में उसकी और वैल्यू कम हो जाती है। इन्फीरियर गुड्स अगर सस्ते होते हैं तो हम उसको और छोड़ते रहते हैं। समझ आई बात। मोहित क्लियर, शाबाश। योगेश क्लियर है। चलिए बताओ फिर आगे बढ़े। चलो शाबाश। नाउ ये तो थे प्राइस इफेक्ट जो हमने पढ़ा अभी।
रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, या वाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इन सारी बातों का मतलब सेम ही है कि डाउनवर्ड कर्व होना डिमांड कर्व का है, लॉ ऑफ डिमांड का ऑपरेट होना, या प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होना, इन सब बातों का मतलब सेम है। तो एक रीजन पढ़ा हमने उसका प्राइस इफेक्ट, दूसरा देखो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के। देखो यहां से आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, यहां देखते हैं इसको, जल्दी समझते हैं एग्जांपल। सपोज एक कमोडिटी का प्राइस सेम ही चल रहा है, 10 ये हम यूनिट्स ले रहे हैं यहाँ पर। ये टॉपिक आपका अगले यूनिट में फिर से आएगा वैसे, पर यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 2 3 4 आपने इस कमोडिटी के अलग अलग यूनिट्स खरीद रहे हो, तो एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अब ये टॉपिक यहाँ पर आ गया इसलिए मेरे को यूटिलिटी बताना पड़ रहा है, नहीं तो अदरवाइज यूटिलिटी आपके नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। लिखा आ गया ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा थोड़ा सा। तो होता क्या है कि जब आप किसी कमोडिटी को कॉन्टिन्यूसली परचेज करते हो, क्या करते हो? कॉन्टिन्यूसली परचेज करते हो, या परचेज करने वाले कंज्यूम करते हो कॉन्टिन्यूसली, तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है। अब प्यास लगे बहुत तेज, तो पहले तो एक गिलास आप पूरा पी जाओगे, फिर दूसरा हो सकता है स्लो स्लो पी, फिर क्या उसके बाद पी लोगे? मैं आपको बोलूंगा कसम है तुम्हें पी के दिखाओ, तो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि हम नहीं, कंटिन्यूस कंजम्पशन के होने की वजह से हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है। किसी भी चीज की कंटिन्यूस कंजम्पशन हो अगर, तो सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है इन जनरल केस। तो यहां पर हम वही बात कर रहे हैं। तो सेटिस्फेक्शन को हम एक न्यूमेरिक टर्म में ले लेते हैं, मान लो, मतलब ये मान रहे हैं कि 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल्स। हाँ, मन भर जाना, राइट। तो 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल्स है। यूटिल्स मतलब सेटिस्फेक्शन की जो यूनिट है जिसको हम मेजर करते हैं, यूटिलिटी को। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। अरे यार, इसमें ना अगले चैप्टर की बहुत सारी चीजें आ रही है, थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा बेटा। इसमें से कुछ ऐसा लगे ना कि आपको कि समझ ना आ रहा हो, कि बच्चे हो सकते हैं कि पहली बार पढ़ रहे हो, तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा अगले चैप्टर का है। हाँ रोहित, उसी की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं कुछ स्किप ना कर दूं क्योंकि अगले चैप्टर का पार्ट है ये, पर यहाँ पर पॉइंट आ गया इसलिए बता रहा हूँ। किसी बच्चे को लग रहा है कुछ स्किप हो रहा है तो पूछ लेना। 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल्स। तो सुनो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। नाउ सी, अब अगर मैं इसको लूं, हम शुरू करते हैं इसको 20 से। 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको, पहला यूनिट कंज्यूम करके 20 का, मतलब 10 रुपए की चीज में आपको 20 का जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बढ़िया बात है। तो फिर आपने सेकंड कंज्यूम किया, अब पहले के मुकाबले आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कंज्यूम कर चुके हो, इसलिए आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो जब आप थर्ड पे आओगे, अब आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा 10। अब ध्यान देना, यहां से ट्विस्ट आएगा पिक्चर में, कि अब आप जहां पे 10 आ गए ना, अब आप अभी कंज्यूम कर लोगे, लेकिन अब आप क्या फोर्थ कंज्यूम करना चाहोगे, क्योंकि अब आपका प्राइस और आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर हो चुका है। तो दिस इज अ स्टेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है कि जहां पर प्राइस और सेटिस्फेक्शन बराबर हो जाता है। मतलब एक रैशनल कंज्यूमर इस पॉइंट के बाद तो परचेज नहीं करेगा, इस पॉइंट के बाद परचेज नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको अगर यहां पर एक ऑफर कर दूं कि अब ये चीज 10 की नहीं 5 की हो गई है, ले जाओ, 10 की नहीं 5 की कर दी, ये लो, तो अब आपके माइंड में आएगा कि यार अभी तो यानी मेरे को अभी भी बेनिफिट हो रहा है इसका मतलब, क्योंकि अभी आप 1 यूनिट और खरीदोगे तो ये बराबर होगा, मतलब अभी भी बराबर ही चलेगा, कहने का मतलब, क्योंकि जैसे मैंने इसका प्राइस कम कर दिया तो आप एक और यूनिट परचेज करने लायक हो गए, क्योंकि अभी भी इस स्टेज पर भी एमयू उसके आपके प्राइस के बराबर था, इस स्टेज पे भी बराबर है। तो जस्ट फॉर द इक्वालिटी पर्पज, जब फॉर दी आपको बेनिफिट दिख रहा है कि अभी तो मेरा 10 के बदले 10 का सेटिस्फेक्शन हो गया था, लेकिन अब वो 5 की दे रहा है, तो जैसे ही प्राइस कम हुआ आप अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज को एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे। तो दिस इज व्हाट, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। हाँ, हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, हर जगह तो नहीं होता। तो प्राइस मैंने कम किया, मैंने 10 से 5 किया, और आप 3 पे रुक गए थे, आप 3 के बाद परचेजिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस कम किया आप 3 से 4 पे आ गए, तो क्या हुआ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट के होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू इज द रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, या लॉ ऑफ डीएमयू इज द रीजन, ठीक है ना। समझे क्या हुआ। सिमिलरली इसकी ऑपोजिट सिचुएशन कर दूं कि इसका प्राइस मैं अगर बढ़ा दूं, 10 से 20 कर दूं, या 10 से 15 कर दूं, 20 नहीं 15 समझने के लिए, मैं इसका प्राइस 10 से 15 कर दूं थर्ड यूनिट पे ही, यहीं पर ही, तो अब आप क्या थर्ड यूनिट खरीदोगे, आप कहोगे नहीं मेरा हो गया, सेकंड पे रुक जाओगे, मतलब आप जहां थर्ड लेने वाले थे अब आप रुक जाओगे। क्या हो गया, पता नहीं कुछ ग्लिच था बेटा, कोई बात नहीं। तो क्या पढ़ा हमने कि देखो मैंने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो आप थर्ड पे नहीं जाओगे, आप सेकंड पे रुक जाओगे। तो आपने डिमांड कम कर तो दी, प्राइस बढ़ाते ही आपने अपनी डिमांड वापस खींच ली, तो लॉ ऑफ डिमांड इज द रीजन।
प्राइस और यूटिलिटी बोथ अफेक्ट द डिमांड, राइट आर्यन, बिल्कुल ठीक। तो ये हमने पॉइंट पढ़ा वहां पर बेसिकली कि लॉ ऑफ डीएमयू होने की वजह से आप एक कंज्यूमर की सोच होती है कि प्राइस के बराबर तो कंज्यूम करूं, कि मैं हमेशा जो मैं पे कर रहा हूं मेरे को उतनी वर्थ तो मिले। या आप हर कोई सोचते हो, आप कोई भी चीज कहीं पर परचेज करते हो, खरीदते हो, तो आप ये सोचते हो ना कि जितना आप स्पेंड कर रहे हो आपको एटलीस्ट उतना तो सेटिस्फेक्शन मिले। तो इस सोच की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, और वो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया कि जैसी प्राइस कम होता है या बढ़ता है तो उसके हिसाब से आप अपने यूनिट्स भी कम ज्यादा कर देते हो। ठीक है जी, चलो छोटा सा पॉइंट था पर पूरा बताना पड़ा, कोई बात नहीं। कंज्यूमर गेन लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड, हमें पता है। सो दे विल ओनली बाय इफ द प्राइस इज लोअर। अभी मैंने पूरी स्टोरी डिस्कस करी कि वो एक्स्ट्रा तभी खरीदेंगे जब प्राइस कम होगा। जब मैंने 10 से 5 करा तभी आप आगे गए, नहीं तो आप 10 पे तीसरे यूनिट पे रुक गए थे। तीसरे से आप अगले यूनिट पे कब गए? जब मैंने प्राइस को 10 से 5 किया। दिस बिहेवियर क्रिएट्स द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सिंपल, बढ़िया। न्यू कंज्यूमर एंटर द मार्केट, जब प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं मार्केट में, कंज्यूमर्स के बढ़ने की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। सिंपल है कि नहीं है? जब कंज्यूमर्स एंटर करते हैं मार्केट में तो उस हिसाब से हमारी डिमांड भी अफेक्ट होती है। लोअर प्राइसेस मेक द प्रोडक्ट अफोर्डेबल फॉर मोर पीपल, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बायर्स। ऐसा होता है कि पर्टिकुलर जगह की मार्केट फेमस होते हैं, सब भाग भाग के वहां जा रहे होते हैं, चलो 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 चलो, वहां भीड़ इतनी होती है, वहां पैदल लोगों का भी जाम लग जाता है। मैं तो कभी गया, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इतनी भीड़ पैदल लोगों की, समझ नहीं आता वहां पे क्या ऐसा हो रहा होता है, पर जाते हैं लोग। तो क्या होता है, डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर अफोर्डेबल चीजें मिल रही है। अफोर्डेबल चीजें मिलने की वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं। जब लोग ज्यादा आएंगे तो चीज की परचेजिंग ज्यादा होगी, तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा होगी। सरोजिनी जनकार पूरा घूमी हुई है। वॉइस चेंज हो रही है मेरी, क्या हो गया नंदनी? क्लियर आ रही है आपको वॉइस बच्चों? हेलो, वॉइस में कुछ दिक्कत है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रही है बताओ जल्दी, मैं चेक कर लूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। वॉइस में कोई क्लियर दिक्कत है बेटा? क्लियर है बस, ठीक है। मल्टीपल यूजेस, जिस गुड्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जिस गुड को हम मल्टीपल यूज करते हैं। एको है बहुत ज्यादा यार, एको सबको आ रहा है क्या? एको एक बार प्लीज बताएंगे जरा, सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस में? कुछ दिक्कत नेट का ही होगा आई थिंक यहाँ पे फिर। क्लियर है ना आपको वॉइस? चलो आपको ये बताओ, आपको समझ आ रही है वॉइस की नहीं आ रही? एको वेको को छोड़ो, समझ तो आ रही है ना आपको वॉइस? अली नगर क्लियर नहीं है कभी कभी। चलो देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताना मेरे को, ठीक है? चलो, तो मैंने क्या बात करी? मल्टीपल यूजेस, जिस गुड्स के यूजेस ज्यादा होंगे उसकी डिमांड ज्यादा होगी। अच्छा ठीक है, एक बार थोड़ी देर चलते हैं, अगर दिक्कत आएगी तो बताना। अगर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी क्या नाम है, नंबर ऑफ यूजेस ही कम है तो उसकी डिमांड कम होगी। व्हेन द प्राइस ड्रॉप पीपल यूज देम फॉर द मोर पर्पसेस, इंक्रीजिंग डिमांड। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के घर में मल्टीपल यूजेस है तो वो भी एक तरह की चीज है जो आप परचेस कर रहे हो। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, महंगी हो जाती है तो क्या करेंगे, बंद करेंगे, हर रूम से जाएंगे फटाफट बंद करके जाएंगे, यार बिल आएगा बिल आएगा बिल आएगा, क्योंकि उसके यूज है बहुत सारे। अब मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई, प्राइस सस्ते कर दिए, तो आप क्या करोगे, छोड़ चला के, जब चला के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ईशान, फील नहीं आ रही है, फील कैसे लाएंगे बताओ? थोड़ी देर चलने दो, इंटरनेट का ग्लिच होगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलो, नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता? कि प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड कम नहीं करेंगे, या तो हम करेंगे नहीं या फिर हम उल्टा बढ़ा देंगे। तो एक तो सबसे पहले समझते हैं, वेबलेन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्रेस्टीज गुड्स, महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो बेकार है, सोच होती है लोगों की, है ना? आप लोगों में से भी कई ऐसा हो सकते हो, इवन नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग होते, कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि यार ये महंगा है तो ये अच्छा ही होगा, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वेबलेन इफेक्ट होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है कि हायर द प्राइस विल इंक्रीज इट्स अपील, लग्जरी आइटम्स, है ना? डायमंड्स वगैरह को लोग क्यों ज्यादा खरीदते हैं? क्योंकि उनको लोग प्रेस्टीज वाली चीज मानते हैं। लोग ये नहीं कहते कि भैया कि क्या कहते हैं कि महंगा होगा तो हम कम खरीदेंगे, नहीं, लोग कहते हैं महंगा है तो हम तो यही लेंगे। वेबलेन इफेक्ट की प्रेस्टीजियस चीजों के लिए। फिर आता है गिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स वेयर हायर। देखो वैसे फिर से एक बात बता दूं, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन आप अपने मॉड्यूल के हिसाब से दोनों को सेम मानो। तो गिफिन गुड्स यानी कि वो इंफीरियर गुड्स जहां पर हायर प्राइसेस लीड्स टू हायर डिमांड ड्यू टू लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। क्या कुछ कहना चाहता है क्या तनु? आप कुछ कहना चाहते हो या गलती से हैंड रेज हो गया? मैं ओके कर रहा हूं आपको। हाँ तनु बोलो। अच्छा गलती से हुआ, चलो जो भी था। तो इंफीरियर गुड जहां पर जितने ज्यादा, देखो इंफीरियर गुड्स के केस में एक लोअर वाला केस तो हमने पढ़ा है
कि अगर प्राइस कम होते हैं तो उल्टा उनकी डिमांड कम कर देते हैं, और अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरी बात भी आ गई कि हम उनकी डिमांड बढ़ा भी देते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि ये ठीक हो रही चीज, है ना। आपने देखा होगा कई बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वैसे वो नहीं जाने जा रहे होते, लेकिन जब उनके प्राइसेस शूट करना शुरू करते हैं मार्केट में तो वो आ जाते हैं लाइट में। तो यानी समझ रहे हो, इंफीरियर गुड्स भी पॉपुलर हो सकते हैं प्राइसेस को लेके। तो जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो उनकी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हम किसी कभी आप लोग घूमने फिरने जाते हैं कहीं, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो नहीं मिल रही, फिर अचानक से आपको ना कोई, गंदा तो नहीं बोलो चलो, पर नॉट सो गुड वाली एक जगह मिल जाती है खाने की। अब वो इन्फीरियर ही है, नॉट सो गुड का मतलब इन्फीरियर हो गया, पर उसके प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसके प्राइस के बेसिस पे जज कर सकते हो उसको कि चलो प्राइस ज्यादा है तो अच्छा ही होगा शायद, है कि नहीं। ठीक है जी। चलो, सोशल नेसेसिटीज वाली चीजें जैसे असेंशियल्स ड्यू टू पीयर इन्फ्लुएंस, जैसे टीवी एसी स्टेज इन डिमांड, मतलब ये ऐसी चीजें जो वो लोगों को जब लेनी होती है तो वो ले ही लेते हैं। टीवी एसी फ्रिज, इसके लिए लोग ज्यादा लड़ते झगड़ते नहीं है। सोशल नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज नहीं, सोशल। ये फिर वो मीट एंड ब्रेड वाला एग्जांपल है क्या, राइट? नहीं तो बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। तो सोशल नेसेसिटीज इज कि जो सोशली लोग खरीदते ही है घर की चीजें। जैसे आप देखोगे टीवी जब लेना है, जब टूट गया घर का टीवी, खराब हो गया तो लेना ही है, तो लेना ही है। अब एसी चाहिए तो भैया गर्मी में तो चाहिए ही है। तो हम समझ रहे हो, सोशल नेसेसिटीज वाली चीजों के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, हमें जब लेनी होती है तो हम ले लेते हैं। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होगा या बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से हम आज की डिमांड इफेक्ट करेंगे। हम पढ़ चुके हैं, आपको लग रहा है पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, बढ़ा नहीं है अभी, आपको लग रहा है बढ़ेगा, तो आप अपनी आज ही डिमांड बढ़ा दोगे। आज तो प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। पर आज तो कुछ हुआ ही नहीं प्राइस में, सिर्फ आपको लग रहा है फ्यूचर में होगा, हुआ नहीं है अभी, और आपने आज ही डिमांड बढ़ा दी, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। या लग रहा है फ्यूचर में कोई चीज सस्ती होने वाली है, तो आप आज ही उसकी डिमांड कम कर दोगे, आप वेट करोगे प्राइस के कम होने का। सिंपल बात है भाई। दो तीन और है, भी देख लो, उसमें नंबर ही डला हुआ, दिस इज 5, 6 और 7। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इरेशनैलिटी, पुअर नॉलेज और इंपल्सिव बाइंग में लीड टू मोर डिमांड एट हायर प्राइसिंग। इंपल्सिव बाइंग पता है किसी को क्या होता है? इंपल्सिव बाइंग, व्हाट इज इंपल्सिव बाइंग, कोई बच्चा बता सकते हैं? व्हाट इज इंपल्सिव बाइंग? चैप्टर देखते हैं कितना हो पाएगा आज, लेट्स सी। क्या होता है इंपल्सिव बाइंग, बताओ जल्दी बताओ, चलो आप लोग बताओ। चलो, चैप्टर को मैं रश खत्म तो मुझे लगता नहीं होगा, इसलिए मैं रश कर भी नहीं रहा। बताओ चलो, अभी तो बहुत कुछ है चैप्टर में। गिफिन गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस बेटा? गिफिन तो और को तो बहुत जमीन आसमान का फर्क पूछ रहे तुमने। गिफिन लो क्वालिटी गुड्स को बोल रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम दो गुड्स को एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, वो दो गुड्स जो एक साथ यूज हो सकते हैं, जैसे कार और पेट्रोल को आप एक साथ यूज करते हो, है ना। टी और शुगर एक साथ यूज होता है, तो जो दो चीजें एक साथ यूज होती है वहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वर्ड बोलते हैं। गिफिन गुड का मतलब है वो गुड जो लो क्वालिटी लो स्टैंडर्ड का गुड है, उसको हम गिफिन गुड बोलते हैं। ठीक है रोहित? हड़बड़ी में खरीदना, राइट, डर से खरीदना तन में, वेरी गुड, बिना देखे खरीदना, वो सबने अलग अलग वर्ड लिख दिए, वो ज्यादा परचेज करना पैनिक में, राइट, अनप्लान्ड, बिल्कुल ठीक, जल्दी जल्दी में कुछ खरीदना। तो इंपल्सिव बाइंग के दौरान हम प्राइस वाइज नहीं देखते। शाम को पार्टी में जाना है, कोई चीज खत्म हो गई, मतलब नहीं है हमारे पास और हमें चाहिए ही चाहिए आज, तो शाम को पार्टी में कैसे जाएंगे भाई? तो जाएंगे जिस प्राइस में मिल रही होगी वो ले लेंगे। इवन आपने ब्लिंकिट में भी कई बार किया होगा, मैंने तो किया है कि यार ये चीज चाहिए, अभी चाहिए, अर्जेंट है, अब मैं उसका प्राइस नहीं देखता, डिलीवरी चार्ज लगा के वो चीज लगभग डबल तक पहुंच रहा होता है प्राइस, पर फिर भी मैं उसको ऑर्डर कर देता हूँ, फिर भी मैं उसको ऑर्डर कर देता हूं। तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ना। आप लोगों ने भी करा ही होगा कभी ना कभी ऐसा, राइट? वॉइस में बहुत एको है, एक सेकंड रुको, मेरे को 1 मिनट दो, मैं माइक थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है? क्या बच्चे बोल रहे हैं ना, 1 सेकंड देंगे बेटा मेरे को, इसकी वायरिंग शायद मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो, पूरा आपको वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, अब बताओ, वॉइस आ रही है अब? कोई चेंज? हाँ नाउ सर क्लियर है वॉइस। यार क्या हो गया वॉइस को? वॉइस आ गई बेटा? वॉइस क्लियर है आपको? यस, अच्छा, यस लिख तो रहे हैं, मतलब क्लियर है, वो एको तो नहीं कर रही वॉइस जैसे भी कर रही थी पहले, वो तो दिक्कत नहीं है, नाउ इट्स क्लियर, ओके बेटा, ओके ओके ओके। थोड़ा सा हो गया ग्लिच था बेटा, कुछ कर नहीं सकते। देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, टेक्नोलॉजी जैसा चलेगी वैसे ही चलेगी, जब आती है दिक्कत टेक्नोलॉजी में तो आ ही जाती है, कुछ कर नहीं सकते, है ना बच्चों? क्लियर है ना? चलो शाबाश।
वापस आते हैं, कहां पे थे हम थे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे। तो इंपल्सिव बाइंग की बात हो रही थी। मैं पूछना चाह रहा था कि कभी कभार आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि इंपल्सिव बाइंग कर दी होगी कि चाहिए तो चाहिए भैया, अभी कोई भी प्राइस हो, कुछ भी डिलीवरी चार्ज लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, ले लो। होता है ऐसा जल्दबाजी में कि हम इंपल्सिव बाइंग करते हैं, है ना, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर किसी वजह से जल्दबाजी में ले लेते हैं चीज को। बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें वो तो आप लोगे कुछ भी, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे नमक है वो आपको चाहिए बेसिक नीड्स, राइट। तो बेसिक चीजें वाले आप ले ही लेते हो, बेसिक चीजों में आप प्राइस को नहीं देखते। नीडेड गुड्स और ब्रॉड रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस चेंज। स्पेक्युलेटिव गुड्स इन स्टॉक क्रिप्टो उल्टा चलता है, राइजिंग प्राइसेस से और बायर अट्रैक्ट होते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी प्रोडक्ट का, ऐसे शूट कर रहा है ऊपर को जा रहा है, मतलब 10 रुपए से मान लो बढ़ते बढ़ते 15 आ गया, तो एक इन्वेस्टर को पता क्या लगेगा कि यार ये तो और बढ़ रहा है, इसको तो खरीदो। तो प्राइस बढ़ते समय वो उसको कम नहीं कर रहा और अट्रैक्ट हो रहा है इन्वेस्टर। तो स्पेकुलेटिव गुड्स के केस में एक्सेप्शन आ जाती है कि लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक कर देता है कि बढ़ते हुए प्राइस में और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मतलब समझ लो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये तो बढ़ रहा है प्राइस, इसको फटाफट से खरीदो ताकि जो भी मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाए। अब ठीक है, इतनी बुलंद आवाज है मेरी, तुम कह रहे हो लड़के वाली आवाज है। चलो हाँ बेटा, यहां तक कहानी समझ आई? अभी अटक रहा है यार इसको। हाँ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वाह क्या टॉपिक है, देखते हैं बेटा, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ध्यान से देखेंगे। अब प्राइस और डिमांड, आ रही होगी, अब आगे होगी स्क्रीन ऑफ, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ा किसी कमोडिटी का और डिमांड हो गई कम, प्राइस बढ़ा और डिमांड कम, लॉ ऑफ डिमांड ये तो होता है, और प्राइस कम होने पे बढ़ गई डिमांड, भाई प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, ये तो पढ़ा ना लॉ ऑफ डिमांड में, तभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है कर्व, राइट। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसी के अंदर निकल के आएगा। पहले चीज समझते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो उसी के अंदर जब हम डिमांड कर्व के ऊपर मूव करते हैं ऊपर से नीचे, कहने का मतलब ओरिजिनली आप इस पॉइंट पे थे, पॉइंट ए पे, लेकिन जब प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो गई तो आप इस पॉइंट पर आ गए, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गए। सिमिलरली जब प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई तो आप पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आ गए, ये कह सकते हैं। तो आप एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, तो ध्यान देंगे जब आप पॉइंट ए से बी की तरफ गए तो ऊपर की तरफ गए, लेकिन डिमांड देखो, डिमांड तो कम हुई है ना, तो डिमांड का कम होना इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सिकुड़ना। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन। और जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। नीचे वाले में अगर आप देखोगे प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, तो बेसिक मतलब है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब यहां पर हम लॉ ऑफ डिमांड की ही बात कर रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की ही बात कर रहे हैं, समझ आए बच्चों, ओनली लॉ ऑफ डिमांड। तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, तो सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से जब हम डिमांड कर्व पे ही ऊपर या नीचे मूव करते हैं, उसी ऊपर नीचे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। क्लियर है? Expansion of demand happens when the price falls and consumers buys more, assuming other factors remain constant. Simple. बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कम होगा तो एक्सपेंशन, बिल्कुल सही जवाब। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड अकर व्हेन द प्राइस राइजेस एंड कंज्यूमर बाय लेस, सिकुड़ना मतलब कम परचेज करना, विद अदर थिंग्स अनचेंज। इट इज द मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, नॉट द शिफ्ट इन कर्व। कर्व में शिफ्ट नहीं हो रहा, हम ऊपर नीचे एक ही कर्व पे मूव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक ही कर्व पर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। कैसी मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सिंपल सी बात है, किसी बच्चे को डाउट है इस बात में तो पूछ सकता है। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस, यू कैन आस्क जल्दी से। नहीं होगा वैसे, फिर भी हो सकता है, होगा तो पूछ लो, कोई परेशानी नहीं है मेरे को बताने में। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इसको कर देंगे उल्टा। क्या कर देंगे, उल्टा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, प्राइस इज नॉट चेंजिंग, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा जो कर्व है, बिल्कुल बेटा शाबाश, हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड। अब हमारा डिमांड कर्व आगे भाग रहा है या पीछे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज हो गया। आपकी इनकम बढ़ गई तो प्राइस तो नहीं बढ़ा, कमोडिटी का प्राइस उतना ही था, उसी प्राइस पर आपकी इनकम बढ़ गई तो कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा, कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको,
इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली अगर सेम प्राइस पर ही कोई ऐसा फैक्टर हो जाए कि आपकी डिमांड कम हो गई है तो डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल टॉपिक है। मतलब कर्व का राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट नजर आ रहा है। कर्व का राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम बोलते हैं बच्चों इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है कि नहीं? पढ़ लें एक बार जल्दी से। ये लो, इंक्रीज का मतलब इट इज शोन बाय द राइटवर्ड शिफ्ट। ये हमारा डी और इसको हम ले लेते हैं नाम D1 है ना, और इसको नाम दे देते हैं D2 पीछे वाले को। थोड़ा लाइन क्रॉस करके ऐसा नहीं होगा, अंदर ही बनेगा। मैंने थोड़ा रनिंग में बनाया इसलिए ऐसा बने। D1 DD से D1 डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ से OQ1। मतलब आप यहां पर अगर डिमांड देखेंगे ये OQ था और ये क्या हो गया OQ1, ठीक है ना। ड्यू टू, ये मेन चीज है, D1 OQ1 हो तो नेमिंग वाली बात है। मेन बात क्या है? ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। सेम प्राइस OP, सेम प्राइस पर ही किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है जी। डिक्रीज का मतलब इसकी सारी बात को उल्टा कर दो। जब आपकी डिमांड DD से D2 हो गई, डिमांड जो है हमारी वो OQ2 हो गई। क्यों हो गई सेम प्राइस OP पे? बिकॉज इन द चेंज इन द अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स प्राइस के अलावा कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वहां हमने क्या पढ़ा था? अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां क्या होता है? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। When demand rises from OQ to OQ1 known as increase in demand at the same price, ठीक है, it leads to rightward shift. Leftward में on the other hand fall in the demand from OQ to OQ2 at the same price leads to leftward shift। सारी बातें समझ आ गई? फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो बिंदास, जल्दी से, फटाफट पूछेंगे, फटाफट फटाफट। सेम प्राइस में डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है, राइट? बिल्कुल ठीक बेटा। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या? अगर मैं आपसे डिफरेंस की बात करूं, वहां प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। यहां पर हमारा प्राइस कांस्टेंट है और बाकी फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। समझ आई बात? वहां पे सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा था, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट। यहां पे प्राइस कांस्टेंट, चेंज इन अदर फैक्टर्स। नो डाउट, नो डाउट, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलो देख लेते हैं फटाफट से जो जो पढ़ा हमने भी, है ना। मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, यानी पहले वाले की बात हो रही है। कॉस्ट ओनली बाय चेंज इन प्राइस, ओनली बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। अदर फैक्टर में इनकम, टेस्ट, कुछ भी आ सकते हैं जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। एनीथिंग कैन हैपन। रिजल्ट क्या होता है? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन प्राइस फॉल्स प्राइस राइज। शिफ्ट में क्या होता है? चेंजेस इन द इनकम विद नॉन प्राइस फैक्टर्स। मतलब इसमें तो हमने बाकी सारे फैक्टर्स को तो कांस्टेंट माना था। सॉरी मैं गलत नहीं बोल रही बीच में। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस का चेंज है ना, अगर शायद पहले मैंने उल्टा बोला हो तो। कॉज बाय चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स, इसमें प्राइस कांस्टेंट है। जो शिफ्ट वाला केस है उसमें प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज। जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइट में तो इंक्रीज, लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो डिक्रीज। बढ़िया सी बात है कि नहीं है? इंजॉयबल वाली। कोई डाउट पूछो भाई जल्दी से। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट। चलो कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इलास्टिसिटी की। बेटा इलास्टिसिटी की दुनिया में जा रहे हैं हम, ध्यान से बच्चों। इलास्टिसिटी पे आ रहा हूं, सुनो ध्यान से। इलास्टिसिटी में हम बात करते हैं किस चीज की? सुनो, अरे भाई किसी को बोरिंग बोरिंग तो नहीं लग रहा? ये तो बता दो। कोई बच्चे तो नहीं सर क्या बोर कर रहे हो आप? किसी को बोरिंग बोरिंग तो नहीं लग रहा है? कोई ऐसा तो नहीं सो रहा है? कैसे क्या बोर कर रहे हो सर? पूरी एनर्जी डाल रहा हूं भाई, ध्यान से सुनेंगे। चलो बढ़िया। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड बच्चों, शाबाश। है अलीना, बेटा आप रिकॉर्डिंग में देख लो प्लीज, बहुत सिंपल टॉपिक था। अलीना प्लीज, अगर आप अग्री करते हो तो, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक था और सब बच्चों ने, मतलब बहुत ही सिंपल था, सच में सिंपल था। तो अगर आप रिकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हो तो बताओ अलीना। सिंपल था बहुत, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ओके। फिर भी समझना है तो हम कवर कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्या नींद आ रही है? अभी नींद खोल दो, रुक जा, अभी नींद खोल दो तुम्हारी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि कंज्यूमर
का रिस्पॉन्स क्या है विद रिलेशन टू प्राइस, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमने ये तो पढ़ लिया कि प्राइस से डिमांड पे इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, पर कितनी कम होगी, पर कितनी कम होगी ये नहीं देखा ना हमने। अन्या कितनी कम होगी, अन्य के नन्हे नाम है तुम्हारा सारा, अन्या 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 जायसवाल। हमने ये तो पढ़ लिया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कितनी कम होगी। कहने का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, अरे यार रुक जाना भाई, ये कहने का मतलब ये ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड, हमने सिर्फ अभी तक इक्वल वाला केस पढ़ा अपने माइंड में। जिन बच्चों इलास्टिसिटी पहली बार पढ़ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये प्राइस कम हुआ ये डिमांड कम होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, कि प्राइस सिर्फ इतना सा ही बड़ा हो और डिमांड बहुत सारी कम हो गई हो। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, कि प्राइस इतना सारा बढ़ा और डिमांड थोड़ी सी ही कम हुई हो। तो इन दोनों केसेस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या दिख रहा है कि यहां पर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा बिहेवियर, ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस में थोड़ा सा चेंज था, कंज्यूमर ने ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर दिया। यहां पर प्राइस में ज्यादा चेंज था, कंज्यूमर ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो किया। समझ गई बात, हाँ अन्य शाबाश। तो यानी कि इसी चीज को हम इलास्टिसिटी से कैसे रिलेट करते हैं, जब कंज्यूमर ज्यादा रिस्पॉन्स शो करता है तो दैट मींस उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा है, और अगर वो कम रिस्पॉन्स शो करता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस यानी कि उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी कम है। कम होने का मतलब इनइलास्टिक, बिल्कुल शाबाश आन्या, आप तुम जवाब लेते रहो तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिक। जब इलास्टिसिटी कम शो होती है यानी कि रिस्पॉन्स कम शो होता है तो उसी को हम कम लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक बोल सकते हैं। तो मैं सारे केसेस आपको बता रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, सारे केसेस जानने जरूरी है क्योंकि किसी भी केस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो केस नंबर 1, इसके केसेस करने से पहले मैं साइड में एक चीज लिख रहा हूं जो कि इसका फॉर्मूला ही है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। कई बच्चों ने इसको पढ़ा ही होगा पहले, विच इज इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड। प्राइस पे डिमांड कम करो, इलास्टिसिटी पे कम डिमांड करो। अब सुन लो एक बार ध्यान से, सारे केसेस शकील अभी क्लियर हो जाएगा जो भी है। ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड, ठीक है, मैं कौन सा केस ले रहा हूं, कोई भी ले सकते हैं, मैं सारे केस कवर करने। लेट्स सी हम लेते हैं पहले ये वाला कि प्राइस ज्यादा और डिमांड कम, मतलब प्राइस में जो चेंज है तो इनवर्स रिलेशन ही, मैंने कोई लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक तो किया नहीं। प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, ठीक है, यानी कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड उतनी सी बढ़ेगी, छोटी सी छुटकू सी। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो आपका कर्व है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा स्ट्रेट सा बन रहा है, मतलब स्टीपर। तो जितना ज्यादा कर्व स्ट्रेट होता है उतना ज्यादा स्टीपनेस होती है उसके अंदर। ये कैसा कर्व है बच्चों, स्टीपर कर्व है। और जो मेन बात आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है कि अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से देखो, क्या देखो, यहां पर जो प्राइस का चेंज है, मैंने कोई वैल्यूज नहीं ली पर आप इमेजिन कर सकते हो जो भी प्राइस का चेंज होगा वो डिमांड से तो ज्यादा ही होगा। यानी कि इस फॉर्मूला में जब मैं डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू डालूंगा, अगर इस फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू डालूंगा तो वो न्यूमरेटर से तो क्या होगी, बड़ी होगी। फिर से परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन डिमांड से ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? दिस इज व्हाट परसेंटेज चेंज इन प्राइस और दिस इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो गैप दिख रहा है ना, नीचे इतना सा गैप है ऊपर इतना सारा गैप है, तो ये वाला गैप ज्यादा ही होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा ही होगी। मैं अपनी मर्जी से एक फ्रैक्शन ले लेता हूं, लेट्स सपोज 2/5। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर 0 पॉइंट से शुरू होता है, करके देख लो चाहे तो। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है किसी फ्रैक्शन का तो आंसर 0 पॉइंट से शुरू होगा, यानी 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। और अगर 1 से छोटा है तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। 3-4 तरीके से बता दी मैंने आपको बात, अगर आप नोट करो तो, कि कंज्यूमर कम रिस्पॉन्ड कर रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है कंज्यूमर का एज कंपेयर टू प्राइस। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल रूल, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है। तो यानी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1। और इस केस का नाम हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली वर्ड इसलिए क्योंकि एक परफेक्टली वाला केस भी आएगा। इन इलास्टिक का मतलब कि प्राइस के कंपैरिजन में कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कम है तो सही पर कम है। ठीक है जी, बात समझ आई? ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस में अगर इस बात को उल्टा कर दिया जाए तो, पहले केसेस देख लो भाई सारे।
अरे यार ईशान, तुम तो मेरा दिल तोड़ दिया यार ईशान, इतना तो बोरिंग बोरिंग लग रहा है। अरे यार ईशान, चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा थोड़ा सा लेकिन कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करेगा ज्यादा। लीना कुछ कह रहे हो क्या आप? फिर से क्या? अभी इस केस से पहले वाला भी क्लियर हो जाएगा लीना, आपको अगर नहीं समझ आएगा पहले वाला तो अभी ये वाला केस सुनो, इससे पहले वाला क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या बोला मैंने? प्राइस बढ़ा थोड़ा सा, डिमांड में चेंज आ गया ज्यादा, मतलब कंज्यूमर ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कंज्यूमर को प्राइस से फर्क पड़ रहा है ज्यादा। यहां पर कंज्यूमर को प्राइस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, ज्यादा प्राइस बढ़ने पर भी थोड़ा सा चेंज कर रहा था, इसलिए इलास्टिसिटी कम थी, इसलिए लेस इलास्टिक था, इसलिए इनइलास्टिक था। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर को फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। थोड़ा सा प्राइस बढ़ते ही, थोड़ा सा प्राइस बढ़ते ही कंज्यूमर अपनी डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखा देता है। बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा, यानी ये प्राइस चेंज हुआ मेरा और ये मेरा डिमांड का चेंज है। सिमिलरली अगर मैं प्राइस थोड़ा सा कम कर रहा हूं तो डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगर आप इन 3 पॉइंट्स को करोगे तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो लेट जाएगा। क्या हो जाएगा? लेट जाएगा। लेटा हुआ कर्व, लेटे हुए कर्व को हम क्या बोलते हैं? फ्लैटर, फ्लैटर कर्व बोलते हैं। अब मैथमेटिकली बात करते हैं, इस फॉर्मूला से देखो, अब आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं? मतलब ये जो नीचे वाला चेंज है वो ज्यादा है प्राइस से, यानी मेरा फ्रैक्शन 5/2 हो जाएगा। और किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो आंसर 1 से बड़ा आता है, आंसर 1 से बड़ा आता है। यानी इस केस में मेरा जो इलास्टिसिटी का आंसर है वो ग्रेटर देन 1 होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन का मतलब 1 का मतलब क्या है? कंज्यूमर ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो यहां पर हम क्या नाम लिखेंगे इसका? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अन्य शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका नाम हो गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड फ्लैटर है। बेटा देखो, मैं समझता हूं बच्चों ने कई ने पढ़ रखा, आपका ब्रशअप हो रहा है टॉपिक्स, और कई बच्चे ऐसा भी हो सकता है एक जिसने ना पढ़ा हो या उसने काफी गैप करा हो बीच में, राइट? हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए मैं सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है? बोरिंग वोरिंग नहीं है, कुछ ना कुछ आप जब भी पढ़ते हो कुछ ना कुछ नया सीखते ही हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। कुछ ना कुछ देखो नई बातें आपके सामने आ ही रही होंगी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप नया सीख ही रहोगे, चाहे आपने पहले पढ़ा भी हो। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड समझ आ गया। फ्लैटर कर्व होता है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है बिकॉज ऑफ दैट फ्रैक्शनल रूल एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हो गया दूसरा केस। अब देखो तीसरा केस। तीसरे केस में हम क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे। प्राइस इतना सारा बढ़ा दिया, कंज्यूमर की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंज्यूमर कह रहा है मैं तो लूंगा, लेके रहूंगा, प्राइस जो मर्जी चार्ज करो मेरे से, मैं तो लूंगा ही लूंगा। ये ज्यादातर नेसेसिटी गुड्स में हो सकता है, सॉल्ट के केस में, है ना? कम हो गया तो भी उतनी डिमांड कर रहा है। अब सॉल्ट ऐसा तो है नहीं कि सस्ता हो जाता है तो क्या कहते हो, सारा नमक डाल दे तो डाल दो, सारा नमक डाल दो, सब बहुत सस्ता हो गया नमक, उतना यूज करोगे ना जितनी जरूरत है। मतलब आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, और यानी कि आप रिस्पॉन्स नहीं शो करते, बिल्कुल भी शो नहीं करते, मींस योर रिस्पॉन्स इज जीरो। रिस्पॉन्स जीरो का मतलब इलास्टिसिटी इज जीरो, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड एज कंपेयर टू प्राइस इज जीरो। यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा डिमांड में, प्राइस सिर्फ फ्लक्चुएट कर रहा है। फॉर्मुला से देख लेते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मुला से बता रहे हो। देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो है ही नहीं, उसी डिमांड पर हो आप, अलग अलग प्राइसेस पे, है ना? उसी प्राइस उसी पे हो ना, तो यानी कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो जीरो है, नीचे कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है क्योंकि प्राइस में तो चेंज हो रहा है। तो व्हेन समथिंग अपॉन व्हेन जीरो अपॉन समथिंग इज अ फ्रैक्शन, तो आंसर इज जीरो। तो यानी यहां पर इलास्टिसिटी जीरो है और जो कर्व मेरा पूरी तरीके से स्टीप हो गया है, और इसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, बिल्कुल, शाबाश बेटा, समझ आ गई बात? ये हो गया तीसरा केस। चौथे केस में क्या होगा? अब इसको पलट देते हैं केस को। ये हो गया ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, सेम प्राइस पर, या फिर प्राइस में इतना माइन्यूट चेंज है या कंज्यूमर को